यूनिट 2 का पहला हेड है 2.1 द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इस पे जाने से पहले मैं एक रफ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे दूं। देखो, इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी इकोनॉमिक्स के अंदर कि वैल्यू एक्सचेंज होती है। वैल्यू एक्सचेंज का मतलब अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इस्तेमाल करके आपने माल तो प्रोड्यूस किया, लेकिन उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उसके बदले भी कुछ दोगे। जैसे कि लेबर है, लेबर है वो आपको प्रोड्यूस करने में मदद दे रही है, प्रोडक्ट बनाने में मदद दे रही है, तो उसको क्या आप उसके रिटर्न में दे रहे हो? वेजेस। ठीक है, एक एंटरप्रेन्योर है, वो आपको एक बिजनेस का आइडिया फराम करके दे रहा है, बिजनेस में रिस्क ले रहा है बिजनेस को चलाने का, उसको उसके बदले बिजनेस क्या रिटर्न दे रहे हैं? प्रॉफिट। लैंड यूज हो रहा है, लैंड के जरिए आप प्रोडक्ट को बना सकते हो, तो लैंड को उसके बदले क्या मिल रहा है? रेंट। तो एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू है। ठीक है, इसी की बिना पर अब आप हर ट्रांजेक्शन को समझना कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको एक कार सेल करता है, ठीक है, तो हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या हुई, आपने उससे गाड़ी खरीदी। खरीदार की नजर से देखें तो आप कहोगे परचेज्ड कार, परचेज्ड कार एट $5,000, $5,000 की कार खरीदी। सही। इसके अंदर दो एस्पेक्ट्स निकालने की बात करूं तो क्या है? खरीदार था जो, वो कहेगा मेरे पास आई कार, मुझे मिली कार। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? मेरे पास से गए पैसे। ठीक है, चलो इतना ज्यादा कैश नहीं है तो आप बैंक अकाउंट से दे दो बस, मेरे बैंक अकाउंट से गए पैसे। ठीक है, जिसने बेची थी उसकी नजर से देखो तो उसके लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड कार एट $5,000। उसकी नजर से ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जिसने सेल किया कार। चलो अब आप यूं समझो कि आप अकाउंटेंट किसको, जिसने गाड़ी सेल की है, आप उसकी अकाउंटिंग करते हो। आपके आप सेल्स, जिसने सेल किया आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक है, तो आप कहोगे गाड़ी बेची है, गाड़ी गई है हमारे पास से $5,000 की, राइट। उसके बदले आया क्या हमारे पास? आप क्या कहोगे? बैंक अकाउंट में पैसा। क्लियर? तो एक ही ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स आप निकालते हो, इसे कहते हैं डुअल एस्पेक्ट। अकाउंटिंग को डुअल एस्पेक्ट के तरीके से करते हैं हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स निकालते हैं, और अकाउंटिंग उन दो एस्पेक्ट्स का नाम रखते हैं। एक का नाम रखते हैं डेबिट और एक का नाम करती है क्रेडिट। वो दो एस्पेक्ट्स है, एक को कहते हैं डेबिट और एक को कहते हैं क्रेडिट। और इन डेबिट और क्रेडिट को हमें इन एस्पेक्ट्स को यूज करना। और अकाउंटिंग के हमारे जो 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, हर ट्रांजेक्शन के अंदर वही हेड्स ऑफ अकाउंट्स एक्सचेंज हो रहे होंगे। एसेट्स हो सकते हैं, लाइबिलिटीज हो सकती है, कैपिटल हो सकता है, या इनकम और एक्सपेंस हो सकता है। ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये या तो डेबिट हो रहे होंगे या क्रेडिट हो रहे होंगे। सही। और उनके बदले कोई दूसरा हेड डेबिट हो रहा होगा या क्रेडिट हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी बेची, गाड़ी चली गई मेरे पास से, वो मेरा एसेट था, तो कार क्रेडिट हो गई। उसके बदले एक एसेट क्रेडिट हुआ, उसके बदले डेबिट भी, दूसरा एसेट डेबिट हो रहा है। क्या? कैश आ रहा है या बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो यहां पर एक अदद एसेट डेबिट हो रहा है, एक अदद एसेट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, चलो एक और मिसाल लेते हैं। पैसा बिजनेस में आया, बिजनेस में कैश आया, ठीक है, तकरीबन $400। और ये कैश लाने वाला, ये कैश देने वाला था ओनर, तो क्रेडिट ये हो गया कैपिटल $400 से। ठीक है, तो एक एस्पेक्ट डेबिट हो रहा है, एक एस्पेक्ट क्रेडिट हो रहा है उस ट्रांजेक्शन के अंदर। इसको इस फॉर्मेट में मत देखना है, तो खाली बताने के लिए बनाया फॉर्मेट, तो आप जो है इसको ऐसे नहीं देख रहे, जब कर रहे होंगे वर्किंग तब आपको समझ आएगा। रफ अंडरस्टैंडिंग दे रहा खाली। तो हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो दोनों एस्पेक्ट्स की जो अमाउंट्स होते हैं वो बैलेंस्ड होनी चाहिए।
जाहिर है जब 5,000 मेरे पास 5,000 मेरे पास बैंक अकाउंट में पैसा आया तो जो गाड़ी गई वो 5,000 की होगी, जब भी तो पैसा आया 5,000। आपके तो नहीं सर भाई। अगर सीन ये है कि मेरे पास 4,000 पैसा आया लेकिन गाड़ी जो गई थी वो 5,000 की थी, तो फिर बेटा 1,000 आना बाकी है, बराबर तो हो गया ना। बैंक अकाउंट में पैसा आया और बाकी आपका अकाउंट्स रिसीवेबल है, जिसको हम डेटर्स भी कहते हैं, तो बराबर हो गया ये। क्लियर हो रही है? सो दिस इज हाउ डबल एंट्री हैपेंस, और उसको हम उसी अब नोट्स के जरिए पढ़ना शुरू होता है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होती है? बिजनेस एक्टिविटी जो हो रही है जिसमें किसी किस्म की लेन देन हो रहा है। किसका? पैसे का। जरूरी नहीं है पैसे का, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वर्थ कैलकुलेशन मॉनेटरी टर्म्स में की जा सके। मसलन दुआ दे रहा हूं मैं किसी को, उसको मॉनेटरी कैलकुलेशन नहीं हो सकती उसकी, तो दुआओं का एक्सचेंज जो है वो बिजनेस की बुक कीपिंग में रिकॉर्ड नहीं होगा, अकाउंटेंट उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। किस चीज को रिकॉर्ड करेगा? मैंने माल बेचा उसके बदले पैसा आया, वो रिकॉर्ड करेगा। मैंने बिजली का बिल पे किया, मतलब इतना ही बिल मैंने कंज्यूम भी किया है, वो रिकॉर्ड करेगा। सही है, ओनर ने जितना पैसा दिया वो रिकॉर्ड करेगा। सो देयर इज अ वैल्यू एक्सचेंज, राइट। अच्छा जी, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड पीरियोडिकली। ये बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है और एंड टू एंड दो बातें इस पर कर गया। मैं उसको बता दूं कि आपका एक एंड से लेकर दूसरे एंड आपका अकाउंटिंग का टोटल क्या है। बुक कीपिंग का जो एंड है, बुक कीपिंग तो मतलब रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स को, और उन बुक कीपिंग के जरिए जो एंड अकाउंटेंट करता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सही है, तो डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो है, डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक बुक कीपर रिकॉर्ड करता है। किसमें? कौन से सिस्टम में? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। ठीक है, जनरली हमारी अकाउंटिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में ही होती है। मैं ऐसी एक और मिसाल भी दूंगा जब डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में नहीं हो रही होती अकाउंटिंग, तो वो भी पॉसिबल है, वो भी दिखाता हूं क्या होगी और उसमें नुकसान क्या है, जो कि वो मतलब उसमें क्या बुराई है जिस बुराई को हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से खत्म कर सकते हैं। मतलब क्या फायदा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का, आप आगे ही देखोगे। तो यहाँ से स्टार्ट होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, उसके बाद मल्टीपल मराहल से होते 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 एंड कहाँ पहुंचते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? जो ओनर देखना चाहता है, जिसमें लिखी होती है पूरे साल की टोटल सेल्स कितनी हुई, जिसमें लिखी होती है पूरे साल का टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना था। रोज की एक एक ट्रांजेक्शन नहीं लिखी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि इस डेट को हमारी बिस्किटें कितनी बिकी, और इस डेट को इतने बजे कितनी की बिस्किटें बिकी, इस डेट को इतने बजे कितने का हमारा जो है ना जूसेस बिके, अलग अलग। ये डे टू डे रिकॉर्डिंग है, वो डे टू डे रिकॉर्डिंग को टोटल करके समराइज करता है साल के एंड में। जब जब ओनर हिसाब मांग रहा है उमूमन साल के एंड में मांगता है, ईयरली, वरना हाफ ईयरली भी मांग सकता है, क्वार्टरली भी मांग सकता है, और वैसे ओनर मांगता है माहाना भी हिसाब मांगता है, लेकिन वो पूरा माहाना हिसाब का जो पूरा कंप्लीट समराइज्ड वर्जन है साल के एंड में भी मांगता है, पूरे साल हमने क्या परफॉर्म किया। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सूरत में देखना चाहता है उसे, तो वो आपका एंड है। तो दो लाइनों के अंदर क्योंकि लिख दिया तो मैंने आपको खाली मिसाल दे दी, वरना बात में ओमिट कर जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम आपका यूज होता है डे टू डे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, जो कि फिर इवेंचुअली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में मदद करता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं पीरियोडिकली, पीरियोडिकली मतलब महीने बाद या हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या हर साल बाद। ठीक है, या मैक्सिमम साल बाद, ये नहीं कि हर 5 साल बाद अकाउंटिंग हो रही है, हाँ मैक्सिमम 1 साल में तो होगी। और उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर, जो पूरा अकाउंटिंग पीरियड है ना उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर या अकाउंटिंग पीरियड कह लो। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड जो है उमूमन जो कि पूरे 1 साल का होता है, वो जिस भी डेट से स्टार्ट हो रहा है वहां से 365 दिन आगे ले लो। फॉर एग्जाम्पल किसी कोई बिजनेस है जिसका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, तो उसका खत्म कब होगा वो अकाउंटिंग पीरियड? पूरे साल में आखिरी डेट क्या होगी? नहीं, 31 दिसंबर पे खत्म होगा, क्योंकि 1 जनवरी अगले साल की भी तो अगला अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक पहला अकाउंटिंग साल चला, फिर 31 दिसंबर का अगला दिन है 1 जनवरी 2023 से लेकर चलेगा उसका अगला साल 31 दिसंबर 2023 तक। ठीक है, ये अकाउंटिंग ईयर हो गया। चलो अब अकाउंटिंग ईयर थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। स्टार्ट हो रहा है 1
जुलाई 2022 से, तो ईयर कंप्लीट कब होगा? ये 6 महीने हो जाएंगे यहां से यहां तक, 31 दिसंबर 2022 तक 6 महीने, यहां पर खत्म नहीं हुआ अकाउंटिंग ईयर। अगले साल के भी 6 महीने और ऐड करो, कब खत्म होगा? 30 जून, जून 30 का होता है, 30 जून 2023 में खत्म होगा, 12 महीने पूरे हो रहे हैं। सही। तो आपका आसान तरीकेकार ये है कि आप जब भी अकाउंटिंग ईयर बीच में से शुरू हो रहा हो ना, तो इस अकाउंट जो भी डेट से शुरू हो रहा है उससे एक दिन पिछली ईयर अगला, इससे एक दिन पीछे क्या है, पहली जुलाई से एक दिन पीछे क्या, 30 जून, 30 जून लेकिन अगले साल की 2022 से लेकर अगले साल की 30 जून तक चलेगा। क्लियर है? अब अगर कोई कहे मिसाल के तौर पे आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल से, तो खत्म कब होगा? ये तो पता है 5 अप्रैल को खत्म होगा, बस ईयर चेंज होगा। 6 अप्रैल से शुरू हो रहा है, अगर 6 अप्रैल चौथा महीना होता है ना अप्रैल, 2022 से शुरू हो रहा है, खत्म कब हो रहा है? 2023 में खत्म होगा, अगले साल खत्म होगा, लेकिन एक दिन पीछे कर लो, 5/4/2023, 4 मतलब अप्रैल है ना, ये अप्रैल एक्चुअली, ठीक है, ये अप्रैल। क्लियर हो गई? तो ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। तो उमूमन पूरे साल के लिए होती है अकाउंटिंग, लेकिन 6 महीने के लिए भी हो सकती है। आप पूरे साल की मिसाल लेके चलें, तो यहाँ पर आपने फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 मई से, तो डेफिनेटली खत्म एक दिन पहले हो रहा है। मई 1 मई से पिछला दिन क्या होता है? 30 अप्रैल, अप्रैल 30 का महीना होता है। तो जो 1 मई 2022 को स्टार्ट हुआ वो 30 अप्रैल 2023 को खत्म हो रहा है। ठीक है। जो अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ 15 अक्टूबर से, तो खत्म किस पे होगा? 14 अक्टूबर पे, एक दिन पीछे लेकिन साल अगला 2022। क्लियर है? वो अकाउंटिंग पीरियड जो कि खत्म हुआ 6 जुलाई पे 2024 पे, वो शुरू कब हुआ होगा? जी नहीं, 5 जुलाई नहीं, 7 जुलाई, क्योंकि यहाँ 7 जुलाई होगी तो उससे एक दिन पिछला 6 जुलाई है ना खत्म होने का, ये खत्म होने की डेट है। अगर तुम ये कहोगे ना इसको 5 जुलाई में शुरू हुआ होगा, तो आप कह रहे हो 5 जुलाई से शुरू हुआ, अगला से पूरा एक साल कंप्लीट हुआ 5 जुलाई तक, और उसके बाद 6 जुलाई, तो आप तो 365 के बाद 366 367 दिन तक चला रहे हो अकाउंटिंग पीरियड, अगर आपने गलती से 5 जुलाई लिख दिया। सही है ना? ये 7 जुलाई 2023 को शुरू होगा और खत्म होगा 6 जुलाई 2023। क्लियर हो गई? तो अकाउंट हमने डबल एंट्री के अभी पीछे बात की। डबल एंट्री के जो दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, और हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर से हमें ये दो इफेक्ट्स निकालने हैं और ये पहचानना है कि कौन सा हेड ऑफ अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है। एट टाइम्स ऐसा हो सकता है कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में एसेट्स ही डेबिट भी हो रहे हो, क्रेडिट भी हो रहे हो। एक एसेट, कोई अलग एसेट का अकाउंट डेबिट हो रहा हो, कोई अलग एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो रहा हो। ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज को मैं दोबारा यहाँ सीधा कर लूं, मिस आउट ना कर जाओ। देखो, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंसेस, ये हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं। हेड्स मतलब हेडिंग्स, ये हमारे अकाउंट्स की हेडिंग्स है। इनके अंदर अकाउंट्स होते हैं। कैश एक अकाउंट हो सकता है, एसेट्स में बैंक एक अकाउंट हो सकता है, फर्नीचर का भी हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता है, इन्वेंट्री भी हो सकता है, डेटर्स भी एक हो सकता है। ये सारे अकाउंट्स हैं। उन तमाम अकाउंट्स को हमने एसेट्स के अंदर रखा हुआ है। इसी तरीके से लाइबिलिटीज के अकाउंट्स होते हैं। लाइबिलिटीज की मिसाल बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, मतलब बैंक से लोन ली हुई है, या डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं। एक बिजनेस ने डिबेंचर्स इशू किया, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा आपने, तो डिबेंचर्स एक लाइबिलिटी है। आपने उधार लिया हुआ है पब्लिक से, बैंक लोन लिया हुआ है, वो भी लाइबिलिटी है। तो बैंक लोन एक अलग अकाउंट है, डिबेंचर एक अलग अकाउंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक अलग अकाउंट है। इसी तरीके से क्रेडिटर्स एक अलग अकाउंट है। क्रेडिटर्स वो जिनसे उधार पे माल खरीदा, ट्रेड क्रेडिटर्स कहलाते, वो एक अलग अकाउंट है। तो इस सारे अकाउंट्स के लिए हेडिंग क्या है? लायबिलिटीज की। कैपिटल के अंदर बस ओनर्स कैपिटल ही अपने जहन में अभी रखो, और भी आते हैं इसमें, लेकिन आप जहन में अभी सिर्फ कैपिटल के अंदर कैपिटल ही रखो कि कैपिटल के हेड ऑफ अकाउंट्स के अंदर कैपिटल आता है। वैसे कैपिटल के हेड ऑफ अकाउंट्स के अंदर और क्या चीज आ सकती है? वो आता है रिटेन्ड प्रॉफिट्स। वो प्रॉफिट्स जो बिजनेस से निकाले नहीं गए, बिजनेस में रह गए, ओनर ने नहीं निकलवाए, तो वो भी इसके अंदर आ सकता है। ठीक है। इनकम्स के अंदर, इनकम्स भी एक हेड ऑफ अकाउंट है। इनकम्स के अंदर क्या क्या हो सकता है? सेल्स या रेवेन्यू किसी किस्म का, कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, या रेंट पे अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है बिजनेस की, कोई रेंट इनकम। ठीक है। एक्सपेंसेस में रेंट, आप यहाँ पर रेंट ले रहे हो तो इनकम बन रहा है, रेंट अगर दे रहे हो तो एक्सपेंस है, सैलरीज दे रहे हो एक्सपेंस है। इसी तरीके से यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटीज,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा वो खरीदा भी था वो भी हमारा उसकी खरीद दाम एक्सपेंस है। क्लियर है? तो ये हमारे एक्सपेंसेस के अकाउंट्स हैं जो एक्सपेंसेस के हेड के अंदर आते हैं। तो ये जो मैंने ऊपर 4 लिखे जो सर्कल के हुए हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो आ रहे हैं वो अकाउंट्स हैं, सही है। और ये अकाउंट्स को मैं उर्दू में कहूंगा खाते, कैश का खाता, बैंक का खाता। क्लियर है? सो आपका जब कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें कोई भी खाता जो किसी भी हेड ऑफ अकाउंट से ताल्लुक रख सकता है वो अफेक्ट होगा। जैसे एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि मैंने कैश पे माल खरीदा, इसमें 2 खाते अफेक्ट हो रहे हैं। जो माल खरीद रहा हूं वो माल है एक जो आ रहा है मेरे पास, एक एस्पेक्ट ये हो गया, और दूसरा एस्पेक्ट कैश है जो मेरे पास से जा रहा है। सही है? जो माल की खरीदारी है वो इन्वेंट्री को फिलहाल मैं उसको इन्वेंट्री के नाम से लिख रहा हूं कि जो माल खरीद रहा हूं वो इन्वेंट्री के तौर पर अगर मैं समझता हूं उसको, या फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री की मिसाल नहीं लेता, कंफ्यूजिंग हो जाएगी आगे जाके, इसलिए बताऊंगा आगे जाके क्यों कंफ्यूज हो जाएगी। मैं कोई और मिसाल लेता हूं, बिजनेस के यूज के लिए फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर ये खाता है किस हेड ऑफ अकाउंट में आता है? एसेट्स में। और कैश, इसके बदले मैंने कैश पे किया, ये भी कैश का एक अलग अकाउंट है। ये अकाउंट कौन सा हेड में आता है? एसेट्स। ये दोनों अकाउंट जो है एसेट्स का हेड का है। फर्नीचर आया और कैश गया। अगर कैश मेरे पास से नहीं गया होता बल्कि दूसरा खाता खुलता उसकी जगह, मिसाल के तौर पे क्रेडिटर्स, मतलब उधार है, अकाउंट पेबल है, क्रेडिटर्स लिखो या अकाउंट पेबल बोलो। फर्नीचर मेरे पास आ गया लेकिन उसके बदले मेरे पास से कुछ गया नहीं, कुछ नहीं गया तो मतलब उधार है, पेमेंट करनी मुझे, तो ये वाला जो अकाउंट है फर्नीचर का अकाउंट जो है वो कौन सा हेड का पार्ट है? एसेट का पार्ट है। और ये किस हेड का पार्ट है? लाइबिलिटीज के हेड का पार्ट है। ठीक है, ये पे करनी है मुझे। क्लियर है? रफली समझ रहे हैं इसको सब, ये पहले से इस रफ अंडरस्टैंडिंग से फिर उसका अंडरस्टैंडिंग पाओगे तो बहुत अच्छे समझोगे। क्लियर? तो आपका किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ डेबिट हो रहा होता है, कुछ क्रेडिट हो रहा होता है। कोई एक खाता डेबिट हो रहा होता है, कोई खाता क्रेडिट हो रहा होता है, जब भी तो डुअल एस्पेक्ट है। कोई ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है 2 चीजें डेबिट हो रही है, एक क्रेडिट हो रही है, हो सकती है भाई। कैसे? मैंने मिसाल के तौर पे माल बेचा, मान ली मैंने अपना फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर क्रेडिट हुआ 5000 से, उसके बदले एक खाता डेबिट हो रहा है कैश का, सिर्फ कैश आया मेरे पास 3000, 2000 का क्या हुआ? सॉरी, कैश आया 3000 और 2000 जो पैसा नहीं आया वो एक और खाता है ना, वो क्या है मेरा? डेटर्स। बेटा मैंने माल बेचा है, फर्नीचर बेचा है, तो मेरे सर पे लाइबिलिटी नहीं है, मुझे पैसा लेना है, बल्कि अगले के सर पे लाइबिलिटी, उसको छोड़ो, वो उसका अकाउंटेंट जाने। हम जिसका अकाउंटेंट है उसने फर्नीचर बेचा, उसके बदले पैसा सिर्फ $3000 आया, 2000 आना बाकी है। ठीक है, तो उस सिनेरियो के अंदर रहते हुए आप क्या कहोगे कि मेरा एक खाता डेटर्स का है जो कि $2000 का है, एक खाता मेरा कैश का है जो कि $3000 का है, और इन दो को मिला के $5000 का एक खाता है मेरा फर्नीचर का। ये मैं उस तरफ क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आउट गोइंग है, और ये इस तरफ क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इनकमिंग है, आने वाली चीज और जाने वाली चीज है ना। तो 3 खाते और बैलेंस भी हो रहे हैं दोनों एस्पेक्ट, ये 5000 है और वो टोटली 5000। सही है? अच्छा, अब ये डेबिट क्रेडिट जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से डेबिट क्रेडिट भी चलता है। ठीक है, और डेबिट क्रेडिट के बाकायदा यहाँ पर उसूल लिखे हुए हैं, डेबिट और क्रेडिट के उसूल लिखे हुए हैं कि एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो क्या होगा, एसेट कम होगा तो क्या होगा, लाइबिलिटीज कम। ये बाद में कभी देख लोगे जब आप थोड़े अकाउंटिंग में बेहतर हो जाओगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आने लगेगा। अभी बिल्कुल आसान हिसाब किताब बता रहा हूँ। आप यू वुड बी लुकिंग फॉर द एसेट। किसी भी ट्रांजेक्शन में एसेट जो है, बिजनेस की जो रिसोर्सेज एसेट्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे कुछ अर्से में। एसेट्स क्या क्या होता है, कॉमन होते हैं, 10-12 एसेट्स के अंदर अकाउंट्स वो जहन में आ गए तो कर लो हैंडल। तो एसेट्स की डायरेक्शन देखोगे कि एसेट मेरे पास आ रहा है या जा रहा है, उसी हिसाब से आप डिसाइड करोगे डेबिट क्रेडिट। ठीक है, मिसाल के तौर पर बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, नंबर 1, ओनर इन्वेस्टेड $2000 इन कैश। बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट की ओनर ने। अब आपको मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, समझना, इस स्ट्रक्चर के अंदर ही जहन में रखना कि किस आपने जो है ना अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग करनी है। बाद में जिस स्टेज में भी चले आप मेंटली अकाउंटिंग इस स्ट्रक्चर के अंदर कर रहे होगे, जहन में ना ये विजुलाइज करोगे कि कोई भी मुझे ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन कोई भी रिकॉर्ड करनी है तो जहन में इस तरह से करोगे, उसको लिखते किस तरह से बाद में देखी जाएगी। शुरू में प्रैक्टिस भी इसी तरह से करेंगे। ये कॉलम है डेबिट का, ये कॉलम है क्रेडिट का।
ठीक है। और एसेट अगर आ रहा होता है हमारे पास तो डेबिट में लिखता है, एसेट हमारे पास से जा रहा होता है तो उसको क्रेडिट में लिखता है। क्लियर? मिसाल के तौर पे यहां पर क्या एसेट आ रहा है ना, ठीक है, क्या आ रहा है बिजनेस में, कैश आ रहा है तो कैश लिखा डेबिट में, और जा क्या रहा है हमारे पास से, एक्चुअली कोई एसेट गया नहीं है, एक एसेट आपको पता चल गया ना जो है, उसके बनस्बत दूसरी चीज आप दूसरा अकाउंट क्रेडिट कर दो, दूसरा अकाउंट है आपका कैपिटल के, इस एसेट के आने की वजह ये थी, उसको क्रेडिट में डाल दो। एसेट को देखना है आपने, एसेट कौन सा, कैश है ना, कैश आ रहा है जा रहा है, कैश आ रहा है तो आने वाले कॉलम में लिख दिया डेबिट में, उसके और उसकी दूसरे कॉलम में उसकी वजह लिखी, कैश आने की वजह क्या है, कैपिटल है, ठीक है ना। लेकिन इस तरह से लिखते नहीं है, लिखते इस तरह से नहीं है, लिखते इसको ऐसे है, लिखा कैश और यहां लिखा कैपिटल, अगली लाइन, ठीक है। कैश की सीध में अमाउंट आएगा $2000 और कैपिटल की सीध में भी आएगा $2000, और इससे बैलेंस अकाउंट अमाउंट भी बैलेंस हो गया और अकाउंट भी इस तरह से, और बस डेबिट क्रेडिट पता ऐसे चल गया। दो तरह से डेबिट क्रेडिट पता चलने के तरीके, एक तो एक क्रेडिट के कॉलम में जिसका अमाउंट लिखा वो वाला अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कोई पूछे कैपिटल डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, खुद देख लो इसका अमाउंट किस कॉलम में लिखा है, क्रेडिट के कॉलम में, तो क्रेडिट हो रहा है ना। दूसरा तरीका कार ये है कि देखो कैपिटल को मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, बिल्कुल नीचे थोड़ा इंडेंटेशन दिया, थोड़ा स्पेस देके लिखा है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये क्रेडिट वाला आइटम है, ये डेबिट वाला आइटम है। क्लियर है? इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा और रिफाइन अगर मैं कर दूं तो यहाँ पर एक और कॉलम आता है, वो कॉलम होता है डेट का, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का मतलब डिटेल्स, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। और डेबिट का कॉलम और क्रेडिट के कॉलम में सिर्फ अमाउंट्स आएंगे, सही है ना, ताकि हम मतलब अमाउंट्स को एक तरफ कर सके, अकाउंट्स की तरफ रख सके। अच्छा यहाँ पर डेट नहीं डली हुई, लेकिन अगर डेट डली हो तो आसान हो जाता है। ट्रांजैक्शन हुई कब पता चला, बिजनेस जिस दिन शुरू हुआ उस दिन, 1 जनवरी 2022 को, तो आपका यहाँ पर डेट में ईयर चेंज नहीं होता, 2022 ही डाल दो क्योंकि पूरे साल तक चलेगा, बार बार हमें 2022 लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ भी कह दूंगा पहली तारीख जनवरी की, 1 जन की ट्रांजेक्शन है, सही। फिर आती है दूसरी जन की ट्रांजेक्शन, ऊपर लिख के देता हूँ मैं, सपोज ये पहली जन की थी, 2 जनवरी की ट्रांजेक्शन, ओनर ने इन्वेस्ट किया $15,000 इन बैंक, बैंक में इन्वेस्ट किया 15,000। चलो अब बताओ, आई थिंक बता सकते हो ना, इजी है, एक लाइन छोड़ के लिखूंगा, बल्कि 2 लाइनें छोड़ के लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो। 2 जनवरी की ट्रांजेक्शन, ठीक है, बहुत आसान है, 15,000 रिजर्व है, डेबिट हो रहा है, 15,000 क्रेडिट हो रहा है, बिल्कुल सही। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, वो भी बता दो। बैंक में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, ठीक है ना, अकाउंट लिखना जरूरी नहीं, सिर्फ बैंक भी लिख लो काफी है। बैंक डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल। असल ये था, आ क्या रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, एसेट डेबिट हो रहा है, राइट। अब उस एसेट की वजह क्या है, वो क्रेडिट हो रही है, क्लियर है, कैपिटल की वजह से आ रहा है। वरना आप अगर कैपिटल को यूं इमेजिन कर रहे हो, आ रहा बैंक में पैसा, इसलिए बैंक में 15,000 डेबिट, उसके बदले 15,000 क्रेडिट, रिजर्व में 15,000 से जा क्या रहा है, कुछ जाते हुए इमेजिन नहीं कर पा रहा मैं। पहले तो मैं ये याद जहन में रखना, मैंने आपसे कहा था कि आपने सिर्फ एसेट को देखना है, बैंक में पैसा आ रहा है ना तो बैंक डेबिट हो गया, तो एक चीज डेबिट हो गई तो मतलब दूसरी चीज क्रेडिट होगी, और दूसरी चीज क्या है इसमें, कैपिटल है। आपको इमेजिन ही करना है कि कैपिटल क्रेडिट करते हुए इमेजिन कि कुछ जाता हुआ नजर आया मेरे पास से, तो भाई लंबी इमेजिनेशन है। वो ये है कि ओनर ने पैसा लेके आया बैंक में, आपके बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया, तो बैंक में पैसा आ गया, उस बैंक में पैसा आने की जो है ना आपको नोटिफिकेशन बैंक से रिसीव हुई कि 15,000 इन्वेस्ट किए गए, तो आपने वो नोटिफिकेशन ओनर को दिया। आप अकाउंटेंट हो ना, आप ओनर तो नहीं, आपने वो नोटिफिकेशन ओनर को दी, वो नोटिफिकेशन देते हुए जाते हुए नजर आ रही है आपके हाथ से, आपको आप कह रहे हाँ ये नोटिफिकेशन जो जा रही है उसके बदले में कैपिटल क्रेडिट करूंगा, तो कुछ जाता हुआ दिखा मुझे। तो भाई जाता हुआ दिखना जरूरी नहीं है, और ये आता हुआ जाता हुआ दिखना भी जरूर, कुछ भी एसेट के लिए भी आना जाना इतना जरूरी नहीं है, आप ऐसे सोचो। लेकिन फिर भी शुरुआत तो करनी है ना काउंटिंग करने की, इसलिए हम एक आसान एड ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं, वरना रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बने हुए हैं,
जो आपको बैठ के याद करने पड़ जाएंगे, ठीक है, वो याद नहीं करने में चाह रहा करो, तो इस वजह से। वरना ये है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर आपको लगता है कि आपका एसेट है, अगर आपके एसेट के हवाले से हम बात करें, वो इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करना, अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करना। अगर ओनर का कैपिटल इक्विटी इंक्रीज हो रही है तो उसको क्रेडिट करना, और अगर ओनर की इक्विटी डिक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट करोगे। सही है। अगर आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही है तो बढ़ती हुई इंक्रीज ऑफ लायबिलिटीज ना, आपकी लायबिलिटीज में जो इंक्रीज है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, और लायबिलिटीज में डिक्रीज है वो डेबिट साइड पे आएगा। अगर आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड पे इंक्रीज होता है, डिक्रीज हुए तो वो क्रेडिट साइड पे। आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज क्रेडिट साइड पे होती है और डिक्रीज डेबिट साइड पे होता है। इसको याद करना ना इस स्टेज पे, याद कर भी लिया तो अप्लाई करते हुए ना बार बार जहन चलाना पड़ेगा 10 चीजों के ऊपर, क्योंकि एसेट के 2 एस्पेक्ट्स हैं, लायबिलिटीज के 2 हैं। सेम सब 10 को याद रखने से बेहतर आप सिर्फ एसेट का याद रख लो, ठीक है। कि एसेट जो है वो जब बढ़ता है या आपके पास बिजनेस में आता है जब ही बढ़ता है ना, एसेट जब भी आ रहा होता है जिस ट्रांजेक्शन के अंदर वो डेबिट करता है उसको, ठीक है। और एसेट जब बिजनेस से जा रहा होता है या कम हो रहा होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। और उसके जो दूसरी साइड है उस पर उसका जो ट्रांजेक्शन के अंदर दूसरा एस्पेक्ट है जिस वजह से वो एसेट आया या गया, वो वजह डेबिट उसके दूसरी तरफ आएगी, डेबिट क्रेडिट। क्लियर है। अब जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा है इंक्रीज इन इक्विटी, इक्विटी मतलब कैपिटल, कैपिटल का इंक्रीज जो है क्रेडिट साइड पे होता है। कैपिटल अगर इंक्रीज हुआ है क्रेडिट साइड पे होता है, तो पीछे ये तो किया हमने, ओनर का कैपिटल बढ़ गया ना बिजनेस में, ओनर बिजनेस में पैसा लाया तो बढ़ा ना, बढ़ता हुआ कैपिटल कहाँ लिखा, क्रेडिट पे तो लिखा हमने, लेकिन इसको याद नहीं रखा हमने तो सिर्फ एसेट याद रखा कि एसेट जब बढ़ेगा वो डेबिट में बढ़ेगा, और उसकी वजह क्या थी, कैपिटल, उसको क्रेडिट कर दिया, उसको ऑपोजिट साइड पे फेंक दिया। क्लियर है। एसेट जब बढ़ रहा है डेबिट में बढ़ा है, उसकी वजह क्या थी, कैपिटल। इसी तरीके से एसेट अगर कम हो रहा है, एक ट्रांजेक्शन आती है फॉर एग्जांपल, बैंक से पैसा पे किया, बिजली वो रेंट पे किया, बैंक से रेंट पे किया, मतलब चेक दिया आपने किसी अपने लैंडलॉर्ड को, तो क्या हुआ जी, आपके पास आपके बैंक अकाउंट से पैसा चला गया, बैंक अकाउंट से पैसा कम हुआ, रेंट का चेक दिया, और वो रेंट का चेक आपने 30 तारीख को दिया, 30 जन के ट्रांजेक्शन पे, ठीक है ना। वैसे तो 31 का महीना होता है, कोई बात नहीं, आपने 30 को दे दिया, 28 को भी दे सकते हैं, रेंट प्रॉब्लम क्या है। अब ये है रेंट एक्सपेंस, और एक्सपेंस का लफ्ज ना भी लिखो चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना बैंक से पेमेंट हो रही है, तो ये रेंट इनकम तो नहीं हो सकता, जब पे कर रहा हूँ तो यकीनन नहीं एक्सपेंस ही है, तो रेंट लिखने से भी चल जाएगा, और लिखना चाहो तो एक्सपेंस लिख भी सकते हो। चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। और वो चेक हमने दिया रेंट का, मिसाल तौर पर $1200 का, तो $1200 बैंक से चले गए, जिस वजह से गए वो डेबिट में लिखी। जब बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा तो मतलब एसेट कम होगा, एसेट जब कम हो रहा होता है तो उसको क्रेडिट पे फेंका, इसीलिए स्पेस दे के लिख रहा हूं ना यहाँ पर, इतना इंडेंटेशन क्यों दी, क्योंकि क्रेडिट पे रखना मुझे, तो बैंक क्रेडिट कर दिया, और बैंक का जो अमाउंट था वो भी क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा, और उसके बदले 1200 डेबिट में रेंट एक्सपेंस हुआ, ठीक है। अब अगर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पे आए तो देखो, एक्सपेंस आपका इंक्रीज होता है, अगर कोई भी एक्सपेंस आपका इनकर हो रहा है वो कहाँ जाता है, एक्सपेंसेस का उसूल क्या है, एक्सपेंसेस का जो इंक्रीज है वो क्या होता है, डेबिट होता है। यही हुआ ना यहाँ पर, रेंट एक्सपेंस था मेरा, वो क्रिएट हो रहा है, रेंट एक्सपेंस हुआ, हमारे सर पे अखराज आता है ना, तो डेबिट किया उनको। क्लियर। सो वी डोंट नीड टू लर्न देम ऑल एट दिस पॉइंट, ये बाद में खुद ही सेंस करेगा जब आप कुछ अर्सा गुजार दोगे अकाउंटिंग सीखते हुए और प्रैक्टिस करते हुए। just read this while reading the notes and go on। अभी आपके पास 3-4 बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इन बिजनेस ट्रांजेक्शन को आपने रिकॉर्ड करना है। अब इन बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के 2 तरीके, पहले तो सिंगल एंट्री का तरीका, ट्रांजेक्शन है, ठीक है। और अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम यूज कर रहे होते तो ये होता, आप ऐसे रिकॉर्ड करते, जैसे ट्रांजेक्शन लिखी हो एज इट इज वैसे ही रिकॉर्ड कर रहा, देखा जाए तो जुमले जैसे जैसे लिखे हो बिल्कुल वही है, तो एक तरह से जो जुमले अगर आपके पास लिखे आ रहे हैं वो सिंगल एंट्री है,
पहली जनवरी को क्या हुआ, ओनर इन्वेस्टेड कैश $10,000, ऊपर भी ये लिखा था बिजनेस ओनर इन्वेस्ट कैश इनटू द बिजनेस एज कैपिटल, $10,000, वो यही है ना। उसके बाद 5 जनवरी को क्या हुआ, परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब उधार पे, ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट या विदाउट पेइंग या वी विल पे लेटर, कुछ भी, सबका मतलब उधार पे खरीदा। तो ऑफिस सप्लाईज आपने खरीदी, राइट, उधार पे। अब यहाँ पर लिखा 5 जनवरी को परचेज ऑफिस सप्लाई फ्रॉम एबीसी सप्लायर ऑन क्रेडिट, मतलब उधार पे खरीदे। और ये वो वाला क्रेडिट नहीं है, डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है, उधार वाला क्रेडिट है। तो जब भी आपके ट्रांजेक्शन के अंदर ऑन क्रेडिट लिखा देखो ना, इसका मतलब उधार, वो डेबिट और क्रेडिट वाले में नहीं चले आना, सही है। वो डेबिट क्रेडिट को बिल्कुल अलग सोचना। पता चला कई ट्रांजेक्शन के अंदर लिखा वी परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट, तो आपको लग रहा है परचेज की ऑफिस सप्लाईज लेकिन क्रेडिट पे, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट कर दी, भाई ऑफिस सप्लाई खरीदी आएंगी आपके पास, डेबिट होंगी वो, तो ऑन क्रेडिट लिखा। ऑन क्रेडिट का मतलब वहां पर ये वाला डेबिट क्रेडिट कॉलम वाला क्रेडिट नहीं था, वो उधार की वजह से लिखा। ऑन क्रेडिट काट के तू ऑन उधार लिख दे उर्दू में बस। तो ये डेबिट को गलती से भी डेट से कंफ्यूज मत कर देना कि डेबिट डेट से मिलता जुलता लग रहा है, कभी भी हरकत मत करना। इसी तरीके से क्रेडिट को, चलो ये तो आप नहीं करोगे क्योंकि उसमें बीच में आई है, इसमें नहीं है, चलो, लेकिन क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट के कॉलम वाला जो क्रेडिट है उसको कभी उधार वाले क्रेडिट से कंफ्यूज मत कर देना, क्लियर है ना। अकाउंटिंग के दो एस्पेक्ट्स हैं, होते हैं हर अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम में। अकाउंटिंग कहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होता है, एक एस्पेक्ट होता है डेबिट, एक एस्पेक्ट होता है क्रेडिट, ठीक है। सो लेकिन अभी ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें डेबिट क्रेडिट का झंझट ही नहीं है, एक ही कॉलम बना हुआ है बस अमाउंट के नाम से। परचेज ऑफिस सप्लाईज फ्रॉम एबीसी ऑन क्रेडिट 500 की। अच्छा 10 तारीख को क्या हुआ, कैश सेल्स 1200 की, एज इट इज लिख दी। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, माल बेचा $1200 का, लिख दिया कैश सेल्स $1200। 20 तारीख को क्या हुआ, ओनर विड्रू कैश, क्योंकि ओनर ने $200 निकलवाया बिजनेस से निकाल लिया, तो लिख दिया ओनर विड्रू कैश $200। ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। क्या नुकसान है इसका पता है, अगर आज आपके पास, आप इस तरह से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ओनर आके पूछा भाई मेरा कैश बैलेंस कितना है, तो आप कहोगे वो खाता तो लिखा हुआ है सर, हाँ जरा बताओ देखिए, आप कह रहे हो भाई कैश बैलेंस मेरा है 10,000 प्लस 500, अबे भाई कैसे प्लस, 10,000 ठीक है कैश आया, यहाँ 500 ये कैश का जिक्र थोड़ी है यहाँ पर, तो इसको तो ओमिट करो जब कैश की बात हो रही है। फिर आपने देखा ये 1200 वाले में क्या हुआ, ये भी कैश आया, तो 10,000 पहले लिखा, फिर प्लस का बटन दबाया, फिर 1200 लिखा, और उसके बाद माइनस 200 लिखा, फिर इक्वल टू दबाया, आपने देखा ओनर को। ओनर कह रहा है कि या तो अभी तो 4 ट्रांजेक्शन है, अगर ये 4,000 ट्रांजेक्शन होती तो तुम ऐसे कैलकुलेटर लेके बैठे होते, नहीं ना। डबल एंट्री सिस्टम ये अलाउ करती है आपको, अगर आप डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग करते हैं तो वो ये अलाउ करती कि आप अकाउंट्स को अलग अलग लेके चलो। देख लो कैश डेबिट हो रहा है 10,000 से, कैश डेबिट हो रहा है 1200 से, फिर कैश क्रेडिट हो रहा है 200 से। तो ये वाला जो पूरा फॉर्मेट है, इससे पता है क्या होगा, इसके बाद एक और स्टेप आता है टी अकाउंट्स का, वो टी अकाउंट्स का स्टेप दिखाता हूँ, अभी से दिखा देता हूँ ताकि बाद में बाद में तो ऐसे ही आप समझने के लिए देखोगे, लेकिन अभी से दिखाने से ये फायदा हो जाए, इमेजिन करना आसान होगा। देखो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है जो आपको बताता है आपका नेट बैलेंस क्या है। ओनर पूछता है मेरा कैश कितना हाथ में, तो आप ठक करके बताओगे कैश आपका टोटल सर इतना है आपके पास 70,000। अभी जितनी दफा कैश डेबिट हुआ था उसको डेबिट कर दिया, उतनी दफा जितनी दफा क्रेडिट हुआ था क्रेडिट कर दिया, सिर्फ कैश को अलग से ट्रीट किया और उसका एक अलग से खाता बनाया, सही है। और ये कैसे बना खाता, कहां से बना, ये खाता यहां से बना होगा, इस तरह से पूरी आपकी अकाउंटिंग आपने की, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। फिर कैश जितनी दफा डेबिट हो रहा है, देखो जैसे यहाँ अगर नजर आ रहा हो 1 लाख से डेबिट हुआ, तो आपने टी अकाउंट एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आप समराइज करते हो अलग अलग अकाउंट, सारे अकाउंट्स को अलग अलग समराइज करते हो। जैसे एक कैश का बनाया अकाउंट, दिखने में बैलेंस शीट जैसा ही लग रहा है टी अकाउंट के साथ, तो मतलब टी अकाउंट है। कैश 1 लाख आया, फिर कैश 36,000 गया, फिर कैश 60,000 गया, फिर कैश आया 28,500, सही है। ऐसे कर करके दोनों साइड का टोटल करते हो, इसमें से वो माइनस करते हो, जो नेट इफेक्ट बचता है बोलते हैं भाई इतना बचा है कैश हाथ, क्लियर हुई। इस तरह से करके आप ठक करके फॉर्म बता सकते हो, वरना तो आपको एक एक ट्रांजेक्शन को देखना पड़ेगा। खुद सोचो अगर इसको देखो आप, तो उसमें अगर ओनर पूछ ले बताओ भाई कैश की क्या पोजीशन है, तो आप कैलकुलेटर लेके बार बार कैश के लिए कर रहे हो वर्किंग, उससे तो आप कैलकुलेटर चलाते हो सोचते हो काश यार ये वर्किंग तरफ हुई होती। मैं हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश कभी आ रहा है कभी जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, हर ट्रांजेक्शन अलग अलग हुई है,
लेकिन जब उसमें से कैश को अलग कर दिया और दूसरा एस्पेक्ट को अलग कर दिया तो इससे ये फायदा कैश सारा टोटल एक साथ हो सकता है। इस तरह दूसरा एस्पेक्ट भी अलग से टोटल हो सकता है कि आपने कभी 5 तारीख को ऑफिस सप्लाईज खरीदी, कभी 10 तारीख को ऑफिस सप्लाईज खरीदी, कभी किसी और महीने ऑफिस सप्लाईज खरीदी, तो तमाम जितनी दफा ऑफिस सप्लाईज खरीदी गई है वो सारे ऐड कर दिया आपने, टोटल इस साल इतनी ऑफिस सप्लाईज खरीदी गई, वो ऑफिस सप्लाईज का अलग से अकाउंट ट्रीट किया। उन्होंने पूछा मैंने मेरा नेट पैसा कितना बचा, तो आपने देखा उस तारीख को आपने 1 लाख दिया था, फिर उसके कुछ दिन बाद आपने 20,000 दिया था, फिर उसके कुछ दिन बाद आपने 5 से 15,000 निकलवा लिया था, फिर कुछ ये अलग अलग चुन चुन के करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन ओनर का एक खाता अलग से बना दिया ना कैपिटल के नाम से, उसमें जितनी दफा उन्होंने पैसा दिया एक तरफ लिस्ट किया, जितनी दफा उन्होंने पैसा निकलवा एक तरफ लिस्ट किया, नेट इफेक्ट बता दिया आपका कितना पैसा बचा है। जरूरी दिस इज हाउ इट वर्क्स डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर सिंगल एंट्री क्यों नहीं करते ये भी मैंने आपको बता दिया अभी। तो ये 4 ट्रांजेक्शन है, उसकी अगर मैं डबल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्डिंग करूं तो मैं आपको आंसर दिखाने से पहले जो कि लिखा हुआ ही है, ये तो सिंगल एंट्री में रिकॉर्ड हुई। अच्छा सिंगल एंट्री को भी देख के ट्रांजेक्शन ही लग रही है वैसे, जैसे ट्रांजेक्शन लिखी हुई आती है ना वो भी सिंगल एंट्री नुमा ही होती है, बस ज्यादा फर्क क्या है कि जो ट्रांजेक्शंस लिखी हुई आ रही हैं उसके बीच में अमाउंट लिखा हुआ है, सिंगल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करते हो एंड में कॉलम में अमाउंट के कॉलम में अमाउंट लिख रहे होते हो, वरना देखा जाए वो ये वही ट्रांजेक्शन की तरह लिखा हुआ है पूरा, सिंगल एंट्री के अंदर भी ऐसे लिखा होता है। तो पहली ट्रांजेक्शन, अब मैं अपने फॉर्मेट पे आता हूँ। पहले तो पीछे मैंने फॉर्मेट बनाया था ना, उस तरह के फॉर्मेट के अंदर अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँ, फॉर्मेट क्या है 4 लकीरें तो है, चलो कोई नहीं 4 लकीरें ही सही। पहला कॉलम क्या है, डेबिट। अच्छा डेबिट की शॉर्ट फॉर्म होती है डीआर और क्रेडिट की होती है सीआर, ठीक है शॉर्ट फॉर्म। अच्छा यहाँ पे डॉलर का साइन डाल देता हूँ ताकि हर अमाउंट के साथ मुझे डॉलर ना लिखना पड़े, इस कॉलम में जो भी अमाउंट आ रहे हैं डॉलर्स में, क्लियर। द बिजनेस ओनर इन्वेस्ट 10,000 कैश इनटू द बिजनेस एज कैपिटल। अब एसेट पहले ताड़ दें, क्या हमारी इस ट्रांजेक्शन में कोई एसेट है, क्या है, कैश एसेट है ना, कैश क्या हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है ना, तो कैश तो हो गया मेरा डेबिट, ठीक है। तारीख क्या है 1 जनवरी, हाँ सही है 1 जन, ठीक है। कैश आ रहा है कितना, $10,000, $10,000, तो उसके बदले क्रेडिट पे भी $10,000 होगा। क्रेडिट का अकाउंट कौन सा है, कैपिटल, क्योंकि कैश आने की वजह क्या, कैपिटल। आप ये मत कह देना कैपिटल जा रहा है, ओनर कहोगे भाई कैपिटल कैसे जा रहा है, कैपिटल तो बिजनेस में आ नहीं रहा, इसको जाना नहीं कह देना, एसेट को देख के आना जाना कह सकते हो। एसेट डेबिट हो रहा है, आ रहा है तो डेबिट हो रहा है, जा रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, या एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, बस, ठीक है। वरना यहाँ पर दोनों चीजें इंक्रीज ही हो रही है, यहाँ पर एसेट भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, बस कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट पे होता है और एसेट इंक्रीज डेबिट पे होता है। लेकिन ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो ऊपर मैंने बताया ना वो बाद में याद करते रहना जी। ये समझ में आ गई ट्रांजेक्शन, पहली हो गई रिकॉर्ड जी। भी लिख सकते हो, ओनर्स इक्विटी भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से आपको, मुझे ज्यादा सुटेबल इसलिए लगता है छोटा है, एक वर्ड है, बड़ी प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है, इसके अंदर जो है ना बस प्रैक्टिकल ही रहना है। कैश अकाउंट भी लिख देता अगर मैं, कोई मसला नहीं था, नहीं लिख रहा ना अकाउंट, क्या हर एक के साथ मैं अकाउंट लिखता रहूंगा, क्लियर हो रही है जी। 5 जनवरी, 2 लाइनें क्यों छुड़वा रहा हूं, 2 लाइनें इसलिए छुड़वा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ना एक नरेशन भी लिखते हैं कि कभी कोई ट्रांजेक्ट, कभी रिकॉर्डिंग है समझ ना आए तो नरेशन पढ़ ले इंसान, सही है। वो नरेशन अभी लिखना नहीं बता रहा मैं आपको, चलो फिलहाल मैं एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूँ जी। 5 तारीख को हुआ, 5 जनवरी, परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट मतलब उधार पे खरीदे, फ्रॉम एबीसी सप्लायर। तो मुझे 2 एस्पेक्ट्स इसके बता हो रहा है, यहाँ क्रेडिट पे क्या खरीदा है, ऑफिस सप्लाईज से मुराद होती है स्टेशनरी वगैरह, ठीक है। तो क्या 2 खाते हैं यहाँ पर, कौन से 2 अकाउंट्स है, ऑफिस सप्लाईज डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट, ये एसेट है हमारा और ये डेबिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, आ रहे हैं हमारे पास। तो और इसकी वजह जो है वो क्रेडिट हो रही है, क्या वजह है, कैश या उधार, मतलब किस किस जरिए से आई है, उधार के जरिए से, कैश के जरिए से, उधार के जरिए से ना, तो आप इसको लिख दो अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल से ज्यादा अच्छा लफ्ज है क्रेडिटर। उधार पे जब माल लिखते हैं तो क्रेडिटर लिख दिया करो, उधार पे जब माल बेचते हैं तो डेटर,
और फर के माल बेचते हैं जब तो माल क्रेडिट हो रहा होता है और डेटर डेबिट हो रहा होता है, जबकि माल खरीद रहे हैं तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट हो रही है, क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, कितने का है? इन्होंने कहा कि यहाँ लोन लिख दे। लोन बेटा फिर ऐसा लगेगा ये लोन नहीं है, लोन तो पैसा जब उधार पे लेते हैं, यहाँ पर उधार पे पैसा नहीं लिया, यहाँ पर माल लिया उधार, तो इसलिए लोन लिखना ज्यादा सुटेबल नहीं था। जी अयान आप बताइए 10 जनवरी वाली। कैश, बस कैश आने के जरिया क्या क्या वजह? एसिड गया, मर्चेंडाइज गया, चलो इसको मर्चेंडाइज लिख दो तुम, ठीक है ना, मर्चेंडाइज लिख दो, ठीक है। $1200 सही है, गलत नहीं है, इस स्टेज में बिल्कुल सही है, बस टर्मिनोलॉजी का थोड़ा फर्क होगा। मर्चेंडाइज को मर्चेंडाइज नहीं लिखते, मर्चेंडाइज जब हम बेचते हैं तो उसको सेल्स के नाम से लिखते हैं, और मर्चेंडाइज जब खरीद रहे होते हैं तो परचेज के नाम से लिखते हैं। और मर्चेंडाइज होता क्या है? वो माल जो आगे बेचने की नियत से खरीदा गया वो मर्चेंडाइज है, तो वो माल जब बेच रहे होते हैं तो सेल्स कहलाता है, और वो माल जब खरीद रहे होते हैं तो परचेजेस कहलाता है। ठीक है, बाकी दीगर माल जो हम यूज करने के लिए लेते हैं, जैसे ऑफिस सप्लाईज बिजनेस में यूज हो रही है, ऑफिस में यूज हो रही है, स्टेशनरी, फर्नीचर बिजनेस में यूज हो रहा है, तो उसको उसी के नाम से डेबिट करता है, फर्नीचर डेबिट, ऑफिस सप्लाईज डेबिट, सही। लेकिन वो माल जिसका आपका कारोबार है तो आपकी वो इन्वेंट्री कहलाती है, स्टॉक कहलाता है, मर्चेंडाइज कहलाता है। लेकिन उसको अपने जहन में रखना है, स्टॉक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नाम से जहन में रखना। अकाउंटिंग करते हैं जब वो माल बेच रहे होते हैं तो सेल्स के नाम से लिखते हैं, और खरीद रहे होते हैं तो परचेज के नाम से। तो यहाँ पर एक्चुअली ज्यादा सुटेबल होता है अगर मैं मर्चेंडाइज या सेल्स लिखता, लेकिन कोई मसला नहीं, आप मर्चेंडाइज अभी लिख दो। मर्चेंडाइज जब आ रहा हो, खरीद रहे हो तो परचेज लिखना चाहिए, लेकिन आप भले उसको लिख दो मर्चेंडाइज डेबिट। और मर्चेंडाइज जब बेच रहे हो तो वैसे तो सेल्स क्रेडिट लिखना चाहिए, लेकिन अगर आपको ज्यादा इजी है कि मर्चेंडाइज क्रेडिट कर दो तो अभी इस स्टेज में पहली क्लास के अंदर तो ऐसे समझ लो, कोई मसला नहीं। लेकिन बातों बातों में मैंने दूसरी बात बताई, ओनर विड्रू $200 कैश, कौन सी तारीख को? 20 तारीख को, 20 जनवरी। कैश बिजनेस से गया है, कैश क्रेडिट हुआ है, कितना डॉलर्स? $200। गया है बिजनेस से कैश, किस वजह से? कैपिटल, चलो कैपिटल लिख, कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट में लिखते हैं ना। इसके ब्रैकेट में आगे मैं लिख देता हूं ड्राइंग्स, कि उन्होंने पैसा निकलवाया, चलो बस आसानी के लिए कि ड्रॉ किया पैसा। अब थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि जब बिजनेस से पैसा गया है, कैश क्रेडिट हुआ है और ओनर के पास आया है, तो कैश डेबिट भी कह दोगे तुम तो। बिजनेस से पैसा गया, कैश क्रेडिट, और ओनर के पास आया, कैश डेबिट। आप दो अलग अलग जगह के अकाउंटेंट बन गए यहाँ पर। ओनर के घर पे जाके बैठ के अकाउंटिंग करो कि कैश डेबिट हुआ 200 से, उसके अंदर क्रेडिट पे कुछ नहीं लिखा। और यहां पर आके बिजनेस में बैठ के आप अकाउंटिंग करो, कैश क्रेडिट हुआ 200 से, डेबिट पे कुछ नहीं लिखा हुआ तुमने। दो अलग अलग जगह हैं जहां के आप अकाउंटेंट बनो। पहली बात तो दो जगह का अकाउंटेंट नहीं बनना, आपको बिजनेस का अकाउंटेंट बनना है। जिस दिन ओनर पैसा दे रहा था तब आपने कहा कैश डेबिट हुआ, तब आपने ये क्यों नहीं बोला कि बिजनेस में पैसा आया है और ओनर के पास से गया है? दो अलग अलग जगह के अकाउंटेंट बनना शुरू हो जाओगे तो हर ट्रांजेक्शन में फंस जाओगे। अगर ऑफिस सप्लाईज खरीदिए, ऑफिस सप्लाईज बिजनेस में आई है और जिस बिजनेस में बेचे उसके पास से गई है, वाह, तो दो अलग बिजनेस के कैसे अकाउंटेंट बन गया? ऐसे ये डुअल एस्पेक्ट नहीं होता। आप ही के बिजनेस में ऑफिस सप्लाईज आई है तो उसके बदले क्या गया है आपके, आप उसके किस वजह से ऑफिस सप्लाईज आई है? या तो कैश गया है या तो उधार पे आई है, या ओनर लेके आया ऑफिस सप्लाईज तो कैपिटल क्रेडिट होगा, तो ओनर अपने घर से स्टेशनरी लाया, बिजनेस में लाके रख दी, सही है। तो बहरहाल ये आपके डबल एंट्री के बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन था। और इसके अंदर यहाँ पर देखो इस तरह से लिखा हुआ सब, जिन नामों के साथ आपने लिखा था वो लिखना था, वो देखो कैपिटल और कैश डेबिट $10,000 से, और कैपिटल क्रेडिट। ओनर्स कैपिटल लिखना भी जरूरी नहीं, डायरेक्ट कैपिटल लिख दो, कोई इशू नहीं। ऑफिस सप्लाईज डेबिट, अच्छा क्रेडिटर का नाम लिखा है इसने, क्योंकि आप क्रेडिटर लिखते रहोगे ना तो चार अलग अलग क्रेडिटर से आपने माल खरीदा है, और क्रेडिटर के नाम से लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा किसका कौन सा है। वाकई नाम लिखो कह रहा है, एबीसी सप्लायर। और जब किसी का नाम लिखा हुआ है आपका, आपके पास ना, अगर माल खरीदा है उसके बदले किसी बिजनेस का नाम क्रेडिट कर रहे हो, तो इसका यकीनन मतलब क्या है कि उधारी हमारा वो है, ट्रेड पेबल है कि हमें पे करना है। कैश डेबिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट हो रही है, क्यों? मर्चेंडाइज बेचा है ना, जब मर्चेंडाइज बेचता है तो सेल्स के नाम से होता है।
इसी तरीके से कैश क्रेडिट हो रहा है, बिजनेस से पैसा गया है, क्यों गया है? ड्राइंग की वजह से, ठीक है। फिर ये आपने रिकॉर्ड करनी है, ये आपके लिए एक्टिविटी करने के लिए, उसका नीचे आंसर भी लिखा हुआ है। सो इस पॉइंट पे आपने रुक के, क्लास फर्दर कंटिन्यू करने से पहले इस पॉइंट पे रुक के पहले ये एक्टिविटी सॉल्व करोगे, क्योंकि इसके ऑन टॉप ऑफ बिल्ड हो गया क्लास का अगला सेक्शन। सो ये जो आप लोगों को मैंने सवाल सॉल्व करने के लिए दिया था, जिसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना, कभी आप अकाउंट्स पेबल देख रहे हो लिखा हुआ, कभी आपको नाम नज़र आएगा लिखा हुआ क्रेडिटर का, कभी क्रेडिटर लिखा हुआ होगा किसी भी आंसर के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। आप सोचोगे जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको मुझे क्रेडिटर लिखना है, अकाउंट्स पेबल लिखना है बंदे का, या जो भी हमारा सप्लायर है तो उसका नाम लिखना है हमें, क्योंकि पेबल हम सप्लायर ही के साथ हो सकता है हमारा पेबल वाला रिलेशन, उधार पे उसी से माल लिया हुआ तो उसको हमें पेमेंट करना बाकी है। तो अकाउंट पेबल लिखूँ या सप्लायर का नाम के बिजनेस का नाम लिखूँ या फिर क्रेडिटर लिखूँ, ईदर वे व्हाटएवर यू राइट एट दिस पॉइंट, अभी तक कुछ भी लिखो कोई इशू नहीं है, लेकिन इवेंचुअली यू विल कन्वर्ट इनटू राइटिंग द नेम। चाहिए फॉर एग्जांपल हमारा सप्लायर है जिससे हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है, उसका नाम है लेट्स सपोज कंप्यूटर टेक पीके। अब कंप्यूटर टेक पीके लिखोगे आप यहाँ क्रेडिट साइड पे। अब इसमें एक कंफ्यूजन हो सकती है, कंप्यूटर टेक पीके क्या है ऐसा, क्योंकि जब अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा कस्टमर होता है जिसको माल बेचते हैं, तो उसके केस में भी आप अगर सिर्फ नाम लिखते हो, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे अली एंड ब्रदर्स, अब अली एंड ब्रदर्स लिखा हुआ है, कंप्यूटर टेक लिखा हुआ है, लेकिन साथ में ये नहीं पता कि वो क्रेडिटर लिखा हुआ है, क्रेडिटर और डेटर नहीं लिखा हुआ, तो कैसे पता चलेगा वो क्रेडिटर या डेटर है? सबसे पहले तो ये कि आप ट्रांजेक्शन को वैसे ही देख सकते हो डेबिट और क्रेडिट पे, कि हमारे पास एक एसेट आ रहा है, उसके बदले हमारे क्रेडिट पे नाम लिखा हुआ है, तो हो सकता है वो अगर सप्लायर हो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई एसेट आ रहा है, उसके बदले जो क्रेडिट साइड पे अगर नाम लिखा हो, यकीनी तौर पे नहीं कह सकता मैं सप्लायर हूं, उसकी वजह भी बताता हूँ। इससे पहले मूव ऑन करूँ, ये दिखा देता हूँ एक दफ़ा ये चीज़, ताकि तुम लोग जहन में रखो कि जो भी आप लिख रहे हो वो अभी एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा, आगे जाके कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है। सो आप कह रहे हो कि ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट बिकॉज परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। अब ट्रांजेक्शन तो मेरे पास लिखी हुई नहीं है, मैं तो डायरेक्ट एंट्री देख रहा हूँ उसकी, सही। तो ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो रहा है, और लेट्स सपोज यहाँ पर अकाउंट्स पेबल लिखा हुआ है तो पता है ये मेरा सप्लायर है। अकाउंट्स पेबल ना लिखा होता अगर, तो फिर क्या पॉसिबल था, मतलब क्या कि अगर कंप्यूटर टेक लिखा हुआ है नाम बिजनेस का, अब ये कंप्यूटर टेक हमारा कस्टमर है या हमारा सप्लायर है, मतलब ये हमारा अकाउंट्स पेबल है या अकाउंट्स रिसीवेबल है, क्लियर नहीं हो रहा। अब आप में से कोई मतलब थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा ये कह सकता है कि देखिए क्रेडिट साइड पे है तो ये अकाउंट्स पेबल क्रेडिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, अकाउंट रिसीवेबल होता तो डेबिट होता, क्योंकि क्रेडिट पे लिखा है तो मेरे सप्लायर का नाम है। लेकिन ये बात काफ़ी नहीं है कहना, उसकी वजह है कि इस बात को थोड़ा गौर से समझना जो मैं इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ। हमें सिर्फ नाम लिखा हुआ है, प्रॉब्लम क्या, हमें नाम लिखा हुआ है, हमें कैसे पता कि मेरा अकाउंट्स पेबल है, ठीक है। अब आप सोचो कि कल को मैंने किसी को माल बेचा उधार पे, तो अली एंड को मैंने माल बेचा, तो अली एंड को डेबिट, सेल्स क्रेडिट, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं आया, कैश की जगह एक डेटर क्रिएट हो गया, डेटर डेबिट हो गया, सही है। और सेल्स क्रेडिट, माल बेचा तकरीबन $500 का, ठीक है। अब कल को ये बंदा मुझे पैसे देगा, ठीक है, तो मैं इसका नाम क्रेडिट करूंगा, तब अली एंड को क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा, कि अब इससे पैसा आ गया, और डेबिट और क्रेडिट आपस में ऑपोजिट साइड है, माइनस होते एक दूसरे से, तो पैसा लेना था 500 और पैसा ले चुके तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो नेट इफेक्ट 0 बचा। तो नेट इफेक्ट वही बचा, कैश 500 से डेबिट है और सेल्स 500 से क्रेडिट है। अगर वो पहले दिन हमें कैश देता तब भी यही होता ना, ठीक है। अच्छा, इस केस में पीछे मुड़ता है, अगर अब आप कहते हो कि लेट्स सपोज कंप्यूटर टेक मेरा जो है, आप ये सोच रहे थे कि कंप्यूटर टेक मेरा सप्लायर ही है, क्यों, क्योंकि क्रेडिट हुआ है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, कस्टमर भी तो, कस्टमर का नाम भी तो क्रेडिट हो सकता है, ठीक है। आपको कैसे बताओ सप्लायर है, कस्टमर भी हो सकता है, कस्टमर का नाम भी क्रेडिट हो सकता है। आप सोचोगे, कहोगे देखें अगर कस्टमर का नाम होता ये तो दूसरी तरफ कैश होता, यकीनन कस्टमर का अकाउंट हम खत्म कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, तो उसके बदले उसने हमें कैश भी तो दिया होगा,
वहां पर कैश नहीं इक्विपमेंट है। अगर मैं कहूँ ऐसा भी तो हो सकता है कस्टमर ने हमें कैश ना दिया, इक्विपमेंट दिया हो, तो मैं आपको एक इक्विपमेंट देके जा रहा हूँ, मेरे पास कैश नहीं है, आप मेरी मशीन रख लो और मेरा खाता क्लोज कर दो। हाँ, तो अब इक्विपमेंट डेबिट अलियन को क्रेडिट। अब ये तो बिल्कुल वैसी ही हो गई, इक्विपमेंट डेबिट और कंप्यूटर टैक्स क्रेडिट। तो क्लियर नहीं है ये हमारे सामने कि ये नाम सिर्फ लिखने से ये हमारा क्रेडिटर है या हमारा डेटर है। क्लियर है? बस एक चीज क्लियर जरूर है कि अगर कोई भी नाम क्रेडिट हो रहा हो, तो अगर वो सप्लायर का नाम होता तो इसका मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है। अगर वो हमारा कस्टमर का नाम क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब उससे हमें जो रिसीव करने थे पैसे वो कम हो रहे हैं। सही? ये बात इस स्टेज पे समझाना बहुत अर्ली है, लेकिन जस्ट मैं अक्सर ये रफ वर्क जब भी खोलता हूँ तो उसमें क्या होता है कि आगे कुछ भी स्टेब्लिश होने वाला है उसके लिए कुछ प्रीसेट्स में लगाना शुरू कर देता हूँ ऑलरेडी, ताकि तुम लोग को ये पता हो कि एक एंट्री स्टैंड अलोन नहीं होती, वो उसका पहले कभी कोई डेबिट और क्रेडिट हुआ होता है, फिर वही शायद जो डेबिट हुई होती चीज बाद में क्रेडिट हो जाए और उसके बदले कुछ और डेबिट हो जाए। क्लियर है? सब अभी के लिए आप लोग ये कर सकते हैं फिलहाल कि आप लोग ये जो अकाउंट्स पेबल है उसको अकाउंट्स पेबल लिख दें या क्रेडिटर लिख दें भले, या नाम लिख दें। नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने नाम क्या इमेजिन किया था, ठीक है, तो कंप्यूटर टैग लिख के ब्रैकेट में आप लिख दो उसके साथ कि वो मेरा क्रेडिटर है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कंप्यूटर टैग जो भी बिजनेस का नाम ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ये मेरा क्रेडिटर है। इससे मुझे क्लियर हो गया कि मेरा लायबिलिटी है। ठीक है, बहरहाल तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये स्ट्रक्चर अकाउंटिंग के अंदर अगर देखा जाए ना तो आप सेवरल बुक्स पढ़ेंगे आगे जाके भी कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स में अलग अलग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। हमने तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड कर दी ना इस फॉर्मेट में, सारी ट्रांजेक्शन इस फॉर्मेट में नहीं रिकॉर्ड होती। 5 किस्म के फॉर्मेट है, 6 किस्म के फॉर्मेट्स हैं जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो सकती है, उन 6 में से एक फॉर्मेट ये वाला है। लेकिन क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा है कि जिसमें हमारे सामने डेबिट क्रेडिट डबल एंट्री पूरी नजर आती है, ठीक है ना, तो एक ट्रांजैक्शन के हमें दोनों एस्पेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं, डेबिट होता हुआ क्रेडिट होता हुआ। तो ये फॉर्मेट से अकाउंटिंग को सीखना इब्तिदाई तौर पे आसान होता है, इसलिए हम इस फॉर्मेट को अडॉप्ट करते हैं। हालांकि ये फॉर्मेट जो हमारी टोटल बुक्स ऑफ अकाउंट जो आप पढ़ेंगे ना नेक्स्ट, वो है 6 बुक्स हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहलाती है, कि जिसमें बुक कीपिंग करते हैं। उन 6 में से, वो 6 के नाम मैं अभी डिस्कस भी नहीं कर रहा, उन 6 में से एक है जनरल जर्नल, और ये जनरल जर्नल का फॉर्मेट है। लेकिन उस फॉर्मेट को अडॉप्ट करते हैं हम इनिशियली अकाउंटिंग बुक कीपिंग सीखने के लिए। क्यों? ताकि हमें डेबिट क्रेडिट सामने नजर आ जाए। बाकी फॉर्मेट्स में आप समझ जाओगे, जब आगे बढ़ेंगे, जब सीखोगे तो आप समझ जाओगे उनसे क्यों नहीं सिखाना शुरू किया। सही, सारी ट्रांजेक्शन अभी इसके अंदर जा रही है। तो इस फॉर्मेट को बस इमेजिन करना, कोई भी ट्रांजेक्शन देखो तो इस फॉर्मेट को इमेजिन करना कि इस तरह से डेबिट क्रेडिट करना मुझे, ठीक है। और आगे तक आप लोग जब इस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे तक सबसे पहले कभी भी लाइफ में कोई ट्रांजेक्शन आपके सामने आएगी तो आप इसी को विजुअलाइज कर रहोगे अपने जहन में, इस फॉर्मेट को आप जहन में लेके चल रहे हो और आसान रहेगी अकाउंटिंग। अच्छा जी, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ट्रांजैक्शंस डुअल एस्पेक्ट। अब कितनी तरह की ट्रांजैक्शंस, आपको तो ऊपर मतलब एक काम देने के तौर पे 6 ट्रांजैक्शंस दी। एक है कि ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया, एक है कि हमने उधार पे इक्विपमेंट खरीदा, कोई भी नॉन करंट एसेट खरीदा, एक है कि हमने मर्चेंडाइज खरीदा कैश पे। सही है, हालांकि इन्वेंट्री डेबिट क्या है, मैंने बताया कि जब भी मर्चेंडाइज खरीदो तो उसूलन उसको परचेजेस के नाम से डेबिट करना आज के बाद से, ठीक है। मर्चेंडाइज क्या होता है? वो माल जो हम बेचने की नियत से खरीदते हैं वो मर्चेंडाइज होता है। मतलब वो जो आपके कारोबार जिस चीज से चलता है ना, जिस माल की खरीदो फरोख्त से, वो आपका मर्चेंडाइज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बेकरी है, उसकी बेकरी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बेकरी पे जो सेल होती है वो सारा उनका मर्चेंडाइज है। लेकिन बेकरी का अपना फर्नीचर है, उनके जो भी इक्विपमेंट है, उनका फ्रिज है, उनका पॉइंट ऑफ सेल की मशीन है, वो सब क्या है? वो सब उनका इक्विपमेंट, फर्नीचर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो सारा उनका, तो वो मर्चेंडाइज नहीं कहलाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से कोई भी चीज खरीद रहे जब भी हो तो वो उसी के नाम से आएगी। जैसे कंप्यूटर खरीदते हो तो कंप्यूटर डेबिट, ठीक है। स्टेशनरी खरीदो हो स्टेशनरी डेबिट, इसी तरीके से फर्नीचर खरीदो फर्नीचर डेबिट, मोटर व्हीकल खरीदो मोटर व्हीकल डेबिट, ठीक है। लेकिन जब भी बेकरी के कोई आइटम, जैसे कि आप डबल रोटियां खरीद रहे हो आगे बेचने के लिए, खुद नहीं बेक करते, मतलब बनी हुई बेक्ड रेडी डबल रोटियां खरीद के आगे सेल करते हो,
तो वो आपके लिए मर्चेंडाइज है, तो वो जब भी खरीदोगे परचेजेस डेबिट कहलाएगा, ठीक है। और वो जब बेचोगे तो वो सेल्स क्रेडिट कहलाएगा। वैसे आप अभी तक के अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हो, मर्चेंडाइज खरीदे तो मर्चेंडाइज डेबिट, और जिस दिन मर्चेंडाइज बेच रहे होंगे तो मर्चेंडाइज उस वक्त क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो भले मर्चेंडाइज को हेर एंड देयर करो, लेकिन जब आ रहे मर्चेंडाइज तो ध्यान में रखना परचेजेस के नाम से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारे पास अगर सामने हम रखें, यहां पर मैंने एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को मैं यहीं पेस्ट कर देता हूं ताकि आप पहले से देख लो कि कितनी तरह की ट्रांजैक्शन कॉमनली आप, इससे हटके बहुत सारी होंगी, लेकिन कॉमनली आप ये ट्रांजैक्शंस हैं जो फेस करोगे, मतलब आपको आनी चाहिए इनको, इनकी डेबिट क्रेडिट एंट्रीज। सबसे पहले क्या लिखिए, ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, ठीक है। कितना, कुछ भी नहीं पता, जितना भी किया अमाउंट तो हम कुछ भी कंसिडर कर ले, सबके साथ आप $100 लिख दो बस, ठीक है ना, $100 $100 $100। तो ओनर इन्वेस्टेड इन बिजनेस, इसके लिए क्या आपकी जहन में एंट्री आती है, क्या एंट्री बनेगी इसकी, मोटर व्हीकल अगर लेके आए डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, डॉलर्स 100 तो अच्छा नहीं लगेगा लिखना, 10,000 लिख देता हूँ, $10,000 की इन्वेस्टमेंट है ओनर की, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी टाइप, इंक्रीज इन एसेट्स अगेंस्ट अ लायबिलिटी। कोई एक ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जिसमें एक तरफ एसेट बढ़े और दूसरी तरफ उधार बढ़ा हो। उधार पे हमने मर्चेंडाइज खरीदा, ठीक है, चलो अभी सोफार की नॉलेज के लिए करेक्ट कहता हूँ इसको, ठीक है। उधार पे हमने, बेहतर ये मर्चेंडाइज की जगह कोई इक्विपमेंट बोलता, उधार पे हमने इक्विपमेंट खरीदा, तो इक्विपमेंट डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट, ठीक है ना, क्योंकि इक्विपमेंट आया और क्रेडिटर क्रेडिट, जितने का भी है $100 का है, ठीक है। ये हो गई, ये हो गई। तीसरी, एक्सपेंस इनकर्ड एंड पेड फॉर, एक्सपेंसेस हुए हैं और $100 के एक्सपेंसिव हुए, पे फॉर कर दिया, मैंने पे किया है, कैश चला गया, कैश क्रेडिट $100 से, लाइबिलिटी कम नहीं हुई, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस डेबिट, कोई भी रेंट एक्सपेंस डेबिट या सैलरी एक्सपेंस डेबिट जो भी है, कैश चला गया, कैश क्रेडिट, क्लियर है। और हमने, जब आप रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में जाओगे तो पता चलेगा, जब एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट साइड पे होता है, एक्सपेंस इनकर होता है तो डेबिट साइड पे होता है, क्लियर है। अच्छा जी, तीसरी हो गई, फिर चौथी, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस, आपने लाइबिलिटी पे की या एक्सपेंस पे किया, दोनों सूरतों में कैश जा रहे हैं, कैश क्रेडिट हुआ, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी कर दो ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो एक्सपेंस की तो ऊपर कर लेना, मैं कैश क्रेडिट हो गया $100 से, और जो लाइबिलिटी मेरी पहले से खड़ी थी वो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि जब लाइबिलिटी क्रिएट हुई होगी ना, जब लाइबिलिटी क्रिएट होगी, फॉर एग्जांपल कैसे हुई होगी, फॉर एग्जांपल आपने जो है वही इक्विपमेंट खरीदा था, जो इक्विपमेंट डेबिट था, क्रेडिटर क्रेडिट था $100 से, तो अब वो क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा $100 से, और उसके बाद कैश क्रेडिट हो गया। तो चंद दिन का फर्क है इन दोनों एंट्रीज के अंदर, इन दोनों बिजनेस ट्रांजैक्शंस के अंदर चंद दिन का फर्क है। अगर चंद दिन का फर्क नहीं होता, ऑन द स्पॉट कैश होता तो ये आता ही नहीं, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट कैश ही क्रेडिट कर देते, इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट कर देता ऑन द स्पॉट ही, अगर हमने कैश में खरीदा होता इक्विपमेंट तो वो ऐसी बनती है एंट्री। लेकिन क्योंकि हमने उधार में खरीदा था तो ऐसी नहीं बनी, हमने कहा नहीं, कैश बाद में जा रहा है, अभी पहले क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है, फिर क्रेडिटर को जिस दिन पेमेंट मिल जा रही है तो उसका क्रेडिटर क्रेडिट साइड से डेबिट पे ले आएंगे, क्लियर। आप चाहो तो उसको यूं इमेजिन कर सकते हो कि जिस दिन मैंने माल खरीदा तो आई परचेज द गुड्स, और मैंने साइन करके दे दिया एक पर्चा के आई विल पे यू, तो इक्विपमेंट डेबिट एंड दैट आई विल पे यू क्रेडिट, और जिस दिन पेमेंट की उसको तो कैश क्रेडिट आई विल पे यू वापस उससे ले लिया, सही है। बट ये तरीका सही दुरुस्त हो सकता है बिगिनिंग के अंदर से इमेजिन करने के लिए, उसकी वजह ये तरीका मसला कहाँ करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका फॉर एग्जाम्पल किसी किस्म का एक्सपेंस इनकर हुआ,
सैलरी एक्सपेंस आपने पे किया, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है उससे, उस सूरत में आपने किसी को सैलरी दी है $500 की। अब आप कहोगे कैश क्रेडिट हो रहा है $500 से, डेबिट क्या हो रहा है? एम्प्लॉय ला के रख दिया क्या? सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, वो क्या चीज सोचूंगा मैं डेबिट होते हुए? तो ये आना और जाना डज नॉट वर्क ऑलवेज। क्लियर हो रही है? सो दैट्स व्हाई हम इतनी लंबी, हम सिर्फ एसेट्स के हवाले से सोच सकते हैं आना और जाना, कि हमारा कैश गया हमारे पास से $500, वो जिस वजह से क्या उसको डेबिट कर दिया, कैश आया हमारे पास $500, जिस वजह से आया उस वजह को क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? इस तरह सोचना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी हमने बता दिया कि कोई पहले से लाइबिलिटी खड़ी होगी आपकी क्रेडिट साइड पे, उसको डेबिट कर दिया आपने, उसके बदले पे कर दिया पैसा, कैश क्रेडिट हो गया। फिर बाइंग एसेट्स अगेंस्ट एसेट्स, एक एसेट दूसरे एसेट के अगेंस्ट खरीदा। कोई बताओ इसकी बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि एक एसेट दूसरे एसेट के बदले खरीदा, एक एसेट आया और दूसरा एसेट गया। मोटर व्हीकल आई, डेबिट हो गई मोटर व्हीकल, उसके बदले बैंक से पैसा गया। ठीक है ना? $5,000 की मोटर व्हीकल आई और $5,000 की मोटर व्हीकल आई डेबिट, और बैंक से पैसा गया क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर दोनों एसेट्स थे, इसलिए मैंने आने जाने वाले थॉट प्रोसेस को यहाँ पर लगा दिया अपने, एक एसेट के बदले दूसरा एसेट। एक्रूड एक्सपेंसेस, इसका मतलब ये कि एक्सपेंसेस इनकर तो हो गए लेकिन पे नहीं किए, पेएबल है। एक्सपेंसेस सर पे तो आ गए लेकिन पे नहीं किए, इसमें के डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे कहीं एसेट नहीं है। एक्सपेंस होता है डेबिट, याद रखना, एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो कोई भी एक्सपेंस इमेजिन करो, कोई भी एक्सपेंस बताओ, रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस डेबिट। ठीक है ना? तो एक्सपेंस हो गया लेकिन पे नहीं किया, तो क्या क्रेडिट होगा? लायबिलिटी, इसको कह दो रेंट पेएबल, रेंट पेएबल क्रेडिट। ठीक है, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेएबल क्रेडिट। कितना रेंट है? $1200। सही है? तो यहां पर क्या हुआ? एक्रूड एक्सपेंस की एंट्री है। एक्रूड एक्सपेंस की कोई ट्रांजैक्शन आपने बताई कि भाई रेंट हमारे ऊपर ड्यू हो गया, हमने पे नहीं किया, और हमें अभी अकाउंटिंग अपनी आज अपनी कंप्लीट करनी है, तो आज के दिन वो रेंट पे हुआ नहीं तो रेंट पेबल कहलाएगा। क्लियर? ट्रेड क्रेडिट्स, अब मैं एक एक करके नहीं दिखा रहा, बस बाद में देख लेंगे। ट्रेड क्रेडिट्स, उधार पे माल, उधार पे मर्चेंडाइज खरीदना ट्रेड क्रेडिट होता है। हाँ सही है, वो देखते हैं अभी। ट्रेड क्रेडिट सेटल्ड का मतलब वो जो उधार पे माल खरीदा था उसको जो क्रेडिटर को पैसे देने थे ना वो दे दिए, तो सेटल हो गया अकाउंट उसका। एक ऐसी ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। इसी तरह बिजनेस एक्टिविटी एक ऐसी भी हो सकती है, कैश सेल्स के, कैश पे माल बेचा तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ठीक है, उधार पे माल बेचा तो डेटर डेबिट, या अकाउंट रिसीवेबल बोल दो, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया, उधार पे माल बेचा है और उसके बदले सेल्स क्रेडिट हो गई। ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जो डेटर्स थे जिनको उधार पे माल बेचा था उनसे पैसा आ गया तो हमारे पास उनका अकाउंट डेबिट पे खड़ा था, उनका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, उसके बदले कैश डेबिट हो गया। सही है, वो भी देखेंगे अभी आप। ठीक है, इसी तरीके से ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब ओनर ने पैसा निकलवाया, तो ओनर ने जब पैसा निकलवाया तो कैश क्रेडिट हो गया, उसके बदले ड्राइंग्स डेबिट हो गई। ड्राइंग्स का मतलब कैपिटल कम हो गया। ठीक है, चलो अब एक एक करके देखो। ओनर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन बताइए। ये ट्रांजैक्शन, द कंपनी रिसीव्ड $5,000 फ्रॉम ओनर एज इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने $5,000 रिसीव किए ओनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट के तौर पे। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है। आप जनरल के फॉर्मेट में इसकी एंट्री बना दो, ज्यादा बेहतर है साइड पे। ठीक है ना, नोट्स के अंदर साइड पे बना दोगे ना, डेबिट जैसे ये कैश हुआ और क्रेडिट ओनर्स इक्विटी हुई, तो आप बेहतर ये है कि उसको डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल करके $5,000 $5,000 दोनों साइड पे लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज इन एसेट अगेंस्ट लायबिलिटी, उधार पे कोई असासा माल, फॉर एग्जांपल हमने, कंपनी ने बोरो किया $8,000 बैंक से, तो कंपनी ने बैंक से, किसी बैंक से लोन ली, तो जब किसी बैंक से लोन लिया आपने तो उस बैंक ने आपको कैश नहीं दिया होगा, आपके बैंक अकाउंट में डाली होगी, वो लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में डाला होगा, तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया तो बैंक आपका डेबिट हो गया और उसके बदले क्रेडिट हुई लोन पेबल। लोन पेबल एक लायबिलिटी है। क्लियर हो गई? ये नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट और लोन पेबल क्रेडिट 8,000 से। जिस दिन इस लोन पेबल में से कुछ अमाउंट पे कर दोगे तो उतने से वो लोन पेबल डेबिट हो जाएगा। सही है? फॉर एग्जाम्पल आपकी एंट्री ये बनाई आपने कि बैंक ने आपको उधार दिया तो बैंक अकाउंट में आपके पैसा आया,
अकाउंट ना लिखा करो, बैंक भी लिख दो काफी। आपके बैंक में पैसा आया $8,000 का और उसके बदले $8,000 आपके पास से गए नहीं, लोन है वो, लोन पेएबल, ठीक है। अब इस लोन पेएबल के बदले आपको पूरे साल पे इंटरेस्ट लगा 10%, तो 10% आपने पे किया, वह इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और उसके बदले पैसा दिया आपने, तो कैश तो नहीं दिया होगा, फिर बैंक अकाउंट से कट जाता है इंटरेस्ट, तो बैंक क्रेडिट $800 का 10% इंटरेस्ट हुआ। उसके बाद इस लोन पेबल की एक इंस्टॉलमेंट में भी आपने दे दी। इस लोन पेबल, ये जो 8,000 की लोन पेबल खड़ी है ना आपकी सर पे लाइबिलिटी, उसमें 2,000 की इंस्टॉलमेंट्स आपने दे दी, तो 2,000 से लोन पेबल डेबिट हो जाएगा और उसके बदले आपके बैंक से पैसा कट गया 2,000। तो क्या हुआ, लोन पेबल क्रेडिट पे 8,000 है, डेबिट पे 2,000 है, तो नेट क्या बचा बैलेंस लोन पेबल का 6,000, ठीक है। डेबिट क्रेडिट आपस में माइनस होते हैं, और ये चीज आप टी अकाउंट्स में जब पढ़ोगे तो और बहुत अच्छे से समझोगे इन सारी एंट्रीज को। सो फिलहाल ये इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो बैंक अकाउंट, आप बैंक में पैसा है, बैंक डेबिट और लोन पेबल क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंस इनकर्ड एंड पेड फॉर, आपके सर पे कोई एक्सपेंस आया, जैसे बैंक ने चार्ज किया आपको, तो बैंक चार्जेस आपकी बैंक स्टेटमेंट के चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बैंक से मंगवाते हो ना, बताएं मुझे मेरे घर पे बैंक स्टेटमेंट पोस्ट कर दें, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा क्या अकाउंट बैलेंस चल रहा है। बैंक कह रहा है ईमेल पे ले लो, आपने कहा नहीं मेरे घर पे फिजिकल पोस्ट करें, अच्छा फिजिकल, तो बैंक चार्जेस कटेंगे फिर आपके, प्रिंट करके आपके घर कॉपी भिजवा रहे हैं, तो वो बैंक चार्जेस, लेट्स सपोज इस तरह के, या आपके एटीएम के चार्जेस, एटीएम कार्ड के चार्जेस एनुअल कटते हैं, या आपको एसएमएस पे अपडेट्स मिलती है उसके चार्जेस कटते हैं, तो सारे बैंक चार्जेस हैं। तो बैंक चार्जेस भी एक्सपेंस हुआ एक तरह का, तो एक्सपेंस डेबिट होता है ना, तो बैंक चार्जेस या एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, और उसके बदले आपके बैंक अकाउंट से पैसा करता है, तो बैंक क्रेडिट, ठीक है। तो बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक क्रेडिट, सही, कितने से $14। पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी एंड एक्सपेंस, अच्छा जी, लायबिलिटी और एक्सपेंस पे किया है, उसकी मिसाल मैंने अगर एक ही मिसाल के अंदर देखे तो वही लोन और इंटरेस्ट वाली है। क्या आपने लोन लिया हुआ था 8,000 का, आज एक साल गुजर गया तो आपने 800 रुपए इंटरेस्ट की मद में दिया और 2,000 रुपए आपने लोन पेबल जो है ना कम किया, 2,000 की लोन पे बैक की, तो टोटल आपने 2,800 का आपके बैंक से पैसा कटा, आपके बैंक क्रेडिट हुआ 2,800 से, जिसमें से 800 क्या है इंटरेस्ट की मद में डेबिट और 2,000 क्या है लोन पेबल, ठीक है, लोन पेबल की एक इंस्टॉलमेंट। अब आप नरेशन वाले लिख दो, समझ अगले को समझाने के लिए अगली लाइन में यूं लिख देते हैं, ठीक है। वो अगली लाइन में मैंने कहा था एक लाइन नरेशन के लिए छोड़ता, आप नरेट कर सकते हो, तो जो आपकी ट्रांजैक्शन थी वो यहाँ लिख सकते हो, ठीक है ना। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पार्ट या 1/4 रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक है ना, ऐसे कुछ भी जुमला लिख सकते हैं ताकि कोई कल को एंट्री की तरफ आओ तो देख के समझ जाओगा क्या। फिर इसी तरीके से आया बाइंग एन एसेट अगेंस्ट एन एसेट, एक एसेट के बदले दूसरा एसेट खरीदा, मतलब इक्विपमेंट आया, इक्विपमेंट डेबिट और बैंक से पैसा गया, बैंक क्रेडिट, सही है। एक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस हो गया, पे नहीं किया, ऑफिस एक्सपेंसेस हुए, ऑफिस के मेंटेनेंस स्टाफ ने जो भी आपकी मेंटेनेंस की तो ऑफिस एक्सपेंसेस में काउंट हो गया, तो ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट, लेकिन उसके बदले पे कुछ नहीं किया, तो कैश क्रेडिट नहीं हुआ आपके पास, तो आप लिख दोगे एक्सपेंस पेबल क्रेडिट, सही है। आप उस दिन का वेट नहीं करना कि जिस दिन मैं कैश पे करूंगा उस दिन रिकॉर्ड करूंगा एंट्री, जी नहीं, जिस दिन इनकर हो गए आप रिकॉर्ड कर दो, सही है। मतलब मसलन क्या, मसला ये है कि बिजली का बिल आया, अगर आपका बिजली का बिल आया आपने पे नहीं किया तो आप एंट्री रिकॉर्ड कर दो उसकी, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटी पेबल क्रेडिट, जिस दिन बिजली का बिल पे कर दिया तो यूटिलिटी पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट कह देना, तो वो पेबल आप खत्म कर देना फिर, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए करें कि ओनर अगर आज आ जाए और पूछे बताओ हमारी क्या पोजीशन है, हमारी जो है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है अभी, तो आप बता रहे हो आपने अगर बिजली के बिल रिकॉर्ड नहीं किए हुए, तो ओनर कह रहा है बस यही है और कुछ पैसा आना जाना कुछ भी नहीं है, तो आप कह रहे हो हाँ यही है, फिर 10 दिन बाद फिर ओनर आता, पता चलता है कि आपने उसमें से बिजली का बिल पे किया बहुत बड़ा अमाउंट, ओनर कहेगा उस दिन क्यों नहीं बताया, वो पे ही नहीं किया था ना, जब पे करूंगा तब बताऊंगा ना मेरा एक्सपेंस हो, भाई एक्सपेंस तो हो गया था ना, ड्यू तो था हमारे ऊपर, तो आप बोल देते पेबल है एक अमाउंट, तो ओनर कहता कि मैं अपने जहन में रखता अगर एक अमाउंट पेबल है तो मैं पैसा निकलवा के नहीं जाता बिजनेस से, सही। अब तो बिजनेस में पैसा शॉर्ट हो गया और वो पैसा मैं ले गया और मैंने कहीं और खर्च कर दिया, अब बिजली का बिल पे कैसे पे होगा, समझ रहे हो।
सो दिस कैन हैपन। सो आपकी जो जिस दिन आप रिपोर्ट कर रहे हो उस वक्त तक की तमाम चीजें जो जो हो चुकी हो, चाहे पे किए नहीं किए, कंज्यूम तो कर ले, एक्सपेंस तो हो गया ना वो, तो उसको नहीं पे किया तो पेएबल लिख दो, लेकिन उसको रिकॉर्ड करो। सही। अच्छा, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब मैंने क्या बताया था, मर्चेंडाइज की जो खरीदो फरोख्त होती है वो आपकी मतलब ट्रेड के अंदर शुमार होती है। मर्चेंडाइज की खरीदो फरोख्त क्या है, ट्रेड है। और ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, मर्चेंडाइज अगर ट्रेड क्रेडिट है तो इसका मतलब उधार पे खरीदा है आपने, ठीक है। और जब वो ट्रेड क्रेडिट सेटल्ड है तो मतलब वो उधार पे बैक कर दिया। तो ट्रेड क्रेडिट जब हुआ होगा तो आपकी एंट्री बनी होगी, मर्चेंडाइज आया, मैंने कहा था जब खरीदो तो उसको परचेजेस लिखना, मर्चेंडाइज नहीं लिखना, परचेज डेबिट, और सप्लायर का क्रेडिटर, चलो नाम नहीं पता मुझे, क्रेडिटर लिख देते, क्रेडिटर क्रेडिट, ठीक है। $500 का मर्चेंडाइज आया, सही है। अब 6 दिन बाद पेमेंट कर दी, तो क्रेडिटर को पेमेंट कर दी ना, तो क्रेडिटर जो क्रेडिट पे था वो डेबिट हो गया, मतलब सेटल कर दिया अकाउंट उसका। $500 से क्रेडिटर डेबिट हो गया, उसके बदले उसको चेक से पेमेंट की थी तो बैंक क्रेडिट। क्लियर हो गई। तो खाता उसका क्लियर भी हो गया और परचेजेस हमारे पास डेबिट पे, और बैंक से पैसा भी कम हो गया। अगर हम पहले दिन ही बैंक से पैसा दे देते तो एंट्री क्या बनती, यही बनती जो अभी नेट इफेक्ट निकल रहा है। अभी नेट इफेक्ट में से इसमें से ये माइनस कर दो तो क्या है, परचेज डेबिट और बैंक क्रेडिट है ना। तो अगर उसी दिन हाथ के हाथ पेमेंट कर देते तो ये एंट्री बनती, लेकिन पेमेंट डिलेड है तो उसका क्रेडिटर क्रेडिट हुआ, उसके बाद क्रेडिटर डेबिट हो गया जिस दिन पेमेंट की हो गई। क्लियर। तो ये दूसरी पहली एंट्री क्या है, ट्रेड क्रेडिट क्रिएट हुआ, इसमें ट्रेड क्रेडिट क्रिएट हुआ, और दूसरी एंट्री में क्या सेटल हुआ है, जो आपका ट्रेड क्रेडिट था ना, तिजारत का उधार, वो सेटल हो गया दूसरी एंट्री में। कैश सेल्स, कैश पे माल बेचा, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। आपको माल बेचा उधर, कैश डेबिट कैश आया, और मर्चेंडाइज गया ना, मर्चेंडाइज क्रेडिट होगा। भाई मैंने आपसे कितनी दफा कहा कि अब मर्चेंडाइज के नाम से डेबिट और क्रेडिट मत बोलना, जब खरीदो मर्चेंडाइज को तो परचेज डेबिट, और जब बेचो मर्चेंडाइज को तो सेल्स क्रेडिट। क्लियर। उधार पे माल बेचा, उधार पे माल बेचा मतलब कैश नहीं आया, तो सेल्स तो क्रेडिट हुए माल बेचने की वजह से, लेकिन डेबिट क्या हुआ है, डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल आपको बोलना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन डेटर्स बोल दो, क्योंकि आपकी लैंग्वेज, आपकी बुक्स में, आपके सवालात में डेटर्स का लफ्ज ही आपको नजर आएगा, अकाउंट रिसीवेबल का लफ्ज नजर नहीं आएगा आपके सवालात में। तो जितनी कम आदत बनाओ अकाउंट रिसीवेबल की, लेकिन शुरू में ये बोलना अच्छा और आसान लगता है तो ठीक है, लिखा भी यही है, लेकिन आप डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट कह सकते हो। फिर उन डेटर्स ने पैसा दे दिया, तो पहले ये हुआ कि जब हमने माल बेचा था तो सेल्स क्रेडिट की थी, कैश पे बेचा होता तो हम कैश डेबिट करके $2000 का अगर माल बेचा था तो कैश डेबिट करके सेल्स क्रेडिट कर देते, लेकिन पता चला नहीं कैश पे नहीं बेचा था, 2000 तो 2000 ही रहेगा, लेकिन डेटर्स क्योंकि उधार पे बेचा था। अब चंद दिन बाद, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, या 1.5 महीने बाद, जितना भी क्रेडिट पीरियड हो, ठीक है, ये इनकी कढ़ाई के फैक्ट्री का क्रेडिट पीरियड नहीं है कि 6 महीने बाद पेमेंट आएगी, आमतौर पे 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना इतना रखो, लेकिन वो जो भी टर्म्स हो, ठीक है ना भाई, 1 साल भी हो सकती है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट कितनी बड़ी है। अगर प्रोडक्ट बहुत बड़ी है, पूरी बिल्डिंग है, वो आपने बेची है, अब इतनी बड़ी प्रोडक्ट आप सेल करते तो उसका डाटा इतना जल्दी थोड़ी क्लियर हो जाएगा, सही है। तो बहरहाल फिलहाल हम छोटी छोटी प्रोडक्ट सोच रहे हैं कि हमने फॉर एग्जांपल 2 कंटेनर भर के जो है ना कोई भी केमिकल्स के बेचे, ठीक है, तो डेबिट डेबिट सेल्स क्रेडिट, और उसके बाद जिस दिन पैसा मिल गया तो उस दिन आप कह दोगे कैश डेबिट और डेटर को क्रेडिट कर दोगे। अच्छा, डेटर ने पूरा पैसा नहीं दिया, जितना दिया उतना क्रेडिट कर दो, 1000 क्रेडिट कर दो, 1000 कैश डेबिट कर दो, तो इससे क्या पता चलेगा, डेटर के खाते में अभी 1000 बाकी है देना, क्योंकि 2000 हमें उससे लेने थे और 1000 उसने दे दिए। लेकिन अगर वो लिख के दे रहा है कि डेटर ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया, जब सेटल कर दिया का मतलब खत्म कर दिया, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचा, सेटल करने का मतलब कोई बैलेंस नहीं बचा, तो इसका मतलब यकीनन 2000 से उसका डेटर खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है, और उसके बदले कैश 2000 आया होगा, सही। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कैश 2000 ना आया हो, लेकिन फिर भी उजर भाई सेटल हो जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि जितने से उसका खाता हमारे पास डेबिट हुआ हो उतने से पूरा खाता क्रेडिट तो करना ही है, वरना ऐसा लगेगा कि उसका अकाउंट सेटल नहीं हुआ। सेटल तो कर दिया ना पूरा, लेकिन कैश उसमें से हमारे पास सिर्फ आया $1900, तो यकीनन फिर $100 का हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया उसको। क्लियर। तब भी इस तरह की भी एंट्रीज हो सकती है।
ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब ओनर राइट्स हिमसेल्फ अ चेक ऑफ 1000। अब यार ये बड़ा सोल प्रोप्राइटर टाइप का ओनर लग रहा है, अकाउंटेंट बैठा हुआ है, उसको कहा पीछे हटो, चेक बुक निकाली, खुद ही लिख दिया और खुद ही, सही है भाई, आपका बिजनेस है, कर सकते हो। लेकिन ओनर ने अपने आप को चेक लिखा, ओनर अपने जहन में सोचता रहे कि मेरे पास चेक आया और चेक डेबिट हुआ, वो उसको सोचने दो। बैंक, बिजनेस से बैंक अकाउंट से तो पैसा जा रहा है ना, तो बिजनेस का बैंक क्रेडिट हुआ, बिजनेस के बैंक से पैसा जाना है तो बैंक क्रेडिट। ठीक है, कितने का चेक लिखा था उन्होंने? $1000, तो बैंक हो गया क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? मैंने कहा था कैपिटल डेबिट कर दो, चलो कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट पे और कम होता है डेबिट पे। और उसके बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा था ड्राइंग्स, एक्चुअली ड्राइंग्स ही लिखते हैं, ठीक है ना, लिखते ड्राइंग्स ही हैं। आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जब ड्राइंग्स लिखा है तो इसका मतलब ओनर ने पैसा निकलवाया, ये याद कर लेना, सही है। ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट, जब ओनर पैसा देता है तो बैंक डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और जब निकलवाता है तो बैंक क्रेडिट ड्राइंग्स डेबिट। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस होंगी, क्योंकि जब ओनर ने पैसा दिया तो कैपिटल के नाम से रखा और निकलवाया तो ड्राइंग्स के नाम से रखा, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में है तो अपोजिट अकाउंट्स, तो ड्राइंग्स भी आपके कैपिटल का ही एक हिस्सा है, लेकिन कैपिटल को कम करने वाला हिस्सा है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपके सामने एक सवाल है, और इस सवाल के आप ये तमाम ट्रांजैक्शंस की आपको क्या करनी है? डबल एंट्री रिकॉर्ड करनी है जर्नल फॉर्मेट में। जर्नल फॉर्मेट क्या मतलब? यही वाला जो है ना, ये तो बहुत ही फालतू सा बना हुआ है, इसमें तो कोई कॉलम नहीं खींचे हुए, ये बना हुआ साइड पे, लेकिन इसको मत देखना, पर एंट्री बाय एंट्री जरूर उस पर एक नजर मारना, एंट्री बाय एंट्री उसके ऊपर जरूर एक नजर मारना, सही है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली जरूर पढ़ना। आपको लग रहा है ट्रांजेक्शन यहां से स्टार्ट हो रही है, नहीं, शुरुआत देखो। अ कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2010 विद एन इनिशियल कैपिटल ऑफ 5000 शेयर्स एट द पार वैल्यू ऑफ $20। हर 5000 शेयर्स के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, शुरू हुई, और हर शेयर $20 का था, तो 5000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये $1,00,000 से कंपनी एक्चुअली स्टार्ट हुई, ठीक है ना। तो $1,00,000 आप कर दो बैंक डेबिट, और उसके क्रेडिट पे क्या हो जाएगा? कंपनी को शुरू में क्या मिला? ये किस मद में है? $1,00,000। मैं जब बोलता हूं ना किस मद में पैसा आया, इसका मतलब यह है कि मेरे पास पैसा तो आया, इसकी वजह क्या है, ठीक है। तो इसकी क्या वजह है? ये जो मेरे पास पैसा, पहले तो बताओ पैसा आया कितना है? क्यों? शेयर्स, शेयर्स कंपनी ने शेयर्स इशू किए, कंपनी के पास से शेयर्स इशू हुए। शेयर्स किसको देती है कंपनी? शेयर होल्डर्स खरीदते हैं ना शेयर्स, मतलब जो शेयर खरीदे वो शेयर होल्डर कहलाता है, राइट। तो आप कहोगे शेयर्स कैपिटल क्रेडिट, कितने से मल्टीप्लाई करके देख लो, 5000 शेयर्स बिके हैं, एक शेयर 20 का था, तो $1,00,000 तक के शेयर्स हमारे पास इशू हुए, उसके बदले $1,00,000 डेबिट हुआ, बैंक में आया हो या कैश की सूरत में हो, मैं बैंक लिख रहा हूं। यह है पहली एंट्री, ये पहली ट्रांजैक्शन थी। तो $1,00,000 किस मद में आया? आप कहोगे शेयर्स की मद में आया, शेयर्स इशू जो किया उस मद में आया, शेयर्स कैपिटल की मद में आया, ठीक है। शेयर्स कैपिटल कंपनीज के अंदर होता है, ये चेक करो, कैश डेबिट शेयर्स कैपिटल क्रेडिट $1,00,000 से। फिर जनवरी 2 की एक अमाउंट, जनवरी 2 की फिर ये ट्रांजैक्शन है, एन अमाउंट ऑफ $36,000, एन अमाउंट ऑफ $36,000 वाज पेड एज एडवांस रेंट फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का एडवांस रेंट के तौर पे $36,000 पे किए गए, तो क्या हुआ? क्रेडिट क्या हुआ? कितने से? $36,000 से कैश क्रेडिट। उसके बदले ये पता है $36,000 ही डेबिट हो गए। किस, क्या है वो 36,000? प्रीपेड रेंट, ठीक है ना, एडवांस रेंट है ये, क्योंकि ये रेंट एक्सपेंस नहीं है, अगर ये कंज्यूम हो चुका होता तो एक्सपेंस होता, ये एक्सपेंस नहीं हुआ अभी, ये प्रीपेड है, मतलब एडवांस में पे किया गया। और प्रीपेड का लफ्ज देख लो ना जब भी, ठीक है ना, जैसे प्रीपेड रेंट है, इसकी नेचर कोई पूछ ले क्या है, मतलब ये कौन सा हेड ऑफ अकाउंट में आएगा, तो आप उसको एक्सपेंस मत बोल देना, ये एक्सपेंस नहीं है, अभी ये कंज्यूम थोड़ी हुआ है, ये एक्सपेंस नहीं है। क्या है ये? एक चीज जो मेरे पास अवेलेबल टू यूज है, उसे हम क्या कहेंगे? एसेट है, हमारा एसेट है,
ये हमारी लाइबिलिटी भी नहीं है, ये हमारा कैपिटल नहीं है, सही है, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा एसेट है, ये हमारी इनकम भी नहीं है भाई, हमने रेंट पे किया है एडवांस में, इनकम आमदनी कैसे हो गई हमारी, हमारा असासा है। जो जिस तरीके से मैंने मोटर व्हीकल ली कंपनी में, वो मोटर व्हीकल 4-5 साल मुझे देगी, वो 4-5 साल तक एक्सपेंस थोड़ी थोड़ी होकर एक्सपेंस कन्वर्ट होती रहेगी, लेकिन जिस दिन आए तब तक तो एसेट है ना। बिजनेस से स्टेशनरी खरीदी तो स्टेशनरी बिजनेस के लिए एसेट है, जैसे जैसे बिजनेस स्टेशनरी को कंज्यूम करते करते खत्म कर देगा तो वो स्टेशनरी एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हुई? तो ये प्रीपेड रेंट, प्रीपेड होने का मतलब ये है कि कंज्यूम नहीं हुआ। तो एक बंदा है जिसके पास फॉर एग्जांपल उसके कनेक्शन के अंदर कोई बैलेंस रखा है, प्रीपेड बैलेंस है उसके पास, तो उसका वो एसेट है, क्योंकि वो प्रीपेड बैलेंस से कॉल कर सकता है जितने रुपए का भी उसके पास बैलेंस रखा हुआ है। क्लियर है? वो उसका एसेट है। सही है। अच्छा, जो पोस्ट पेड कनेक्शंस होते हैं ना, कि आप पूरे महीना यूज करो फिर बिजली, फिर वो अपना जो ना कनेक्शन के चार्जेस पे करो, या आपकी जो भी कॉलिंग चार्जेस थे वो पे करो, पूरे महीने के यूजेज के ऊपर डिपेंड कर, उस केस में प्रीपेड कुछ भी नहीं होता हमारा। जब हो जाता है एक्सपेंस इनकर, उसके बाद पे करते हैं, तो उस केस में हमने पूरा महीना इस्तेमाल कर दिया, वो एक्सपेंस हो गया, और उस एक्सपेंस को जब तक बिल भरा नहीं है ना, वो मेरे लिए पेएबल है। जिस दिन पे कर दिया तो वो पेएबल खत्म हो जाएगा मेरा। क्लियर? तो हमारी बिजली की जो कैलकुलेशंस है वो प्रीपेड पे नहीं होती, वो पोस्ट पेड होती है। पूरे महीने बिजली कंज्यूम करते हैं, फिर उसका बिल पे करते हैं। ओके, सो प्रीपेड रेंट की एंट्री थी ये पहली वाली ट्रांजेक्शन जो है। ये जो लिखे हुए ट्रांजेक्शन है, ये एंट्री नहीं है, सही अल्फाज इस्तेमाल करना, ये ट्रांजेक्शन है, ये बिजनेस एक्टिविटी को जाहिर कर रही है, और इसको आप एंटर कर रहे हो यहाँ पर। तो जब एंटर होने के बाद जो शक्ल सामने है वो कहलाई एंट्री। सही? तो ये तमाम ट्रांजेक्शन्स को आप एंटर करोगे अपने जर्नल के अंदर, जर्नल फॉर्मेट में। तो मैं वॉक थ्रू फिर भी दे रहा हूँ इसका। पेड $60,000 कैश ऑन परचेज ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग $80,000। यानी एक इक्विपमेंट आपने खरीदा जिसकी जो $80,000 का था। ये इक्विपमेंट खरीदा आपने, मर्चेंडाइज नहीं खरीदा, ये यकीनन अपने बिजनेस यूज के लिए होगा। अगर बिजनेस यूज की चीज नहीं होती तो बाकायदा लिखता कि मर्चेंडाइज खरीदा है, या बोलता है इन्वेंट्री खरीदी है, स्टॉक इन्वेंट्री मर्चेंडाइज, इस तरह के अल्फाज यूज हो तो आप समझ जाने कि वो वाला माल खरीदा है, कि जिसको डेबिट करता है उसमें परचेजेस लिखूंगा। लेकिन यहाँ तो इक्विपमेंट खरीदा है तो डेबिट होगा इक्विपमेंट के नाम से। कितने का इक्विपमेंट है? $80,000 का, लेकिन कैश कितना पे किया? $7,000। ठीक है ना? तो आपका इक्विपमेंट $80,000 का डेबिट हुआ, ठीक है, उसके बदले $60,000 जो आपका क्रेडिट हुआ, कि आपने कैश पे किया, और बाकी $20,000 जो डिफरेंस है वो क्या है? पेबल, अकाउंट पेबल या क्रेडिटर, अकाउंट पेबल बोल दो या क्रेडिटर बोल दो। क्लियर हो रही? अच्छा, उसके बाद लिखा है द रिमेनिंग अमाउंट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ 1 ईयर नोट पेबल। नोट पेबल के नाम से रिकॉग्नाइज है तो नोट पेबल लिखो उसमें। कह रहे जो बाकी बची अमाउंट वो नोट पेबल है विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 9%, कि वो 1 साल बाद पे करूंगा, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी दूंगा 9%। तो ये जो मेरी अमाउंट है ना $20,000, 1 साल गुजरने के बाद इस $20,000 का जो 9% बनता है $1,800 बनता है, $1,800 भी दूंगा और $20,000 भी दूंगा 1 साल खत्म होने के बाद। लेकिन वो अभी नहीं लिखना $1,800, क्योंकि वो अभी दोगे नहीं, वो तो खाली अरेंजमेंट है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। समझ आ रही? अभी दे थोड़ी रहो 9%। जब आप सोचो इसका 9% निकाल के इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट भी कर दूं, अगर कैश क्रेडिट भी कर दूं, और अभी नहीं करना है, वो आज के दिन नहीं करना है, वो 1 साल बाद होगा ऐसा। क्लियर है? परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज कॉस्टिंग 17,600 ऑन अकाउंट। अब ये मैं वर्बली बता रहा हूं ताकि आप लोग खुद इसके ऊपर चैलेंज दो। परचेज ऑफिस सप्लाईज कॉस्टिंग $17,600 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या? उधार। ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट, इसका मतलब उधार होता है। तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, या क्रेडिटर्स लिख दो आप, क्रेडिट 17,600। प्रोवाइडेड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स एंड रिसीव्ड $28,500 इन कैश। बिजनेस ने अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड की और 28,500 कैश की सूरत में मिले, तो कैश डेबिट हो गया 28,500 से, और 28,500 से क्रेडिट क्या हुआ? सर्विस क्रेडिट हुई। जबरदस्त हो जाएगा अगर बता दो तो। एक लफ्ज और ऐड होगा इसमें, सर्विस चार्जेस। तो आपके अखराजात होते हैं, वो आपके खुद के सर पे जो पड़ते हैं वो होते हैं चार्जेस। ये आमदनी है मेरी, सर्विस इनकम है। ठीक है? कि कैश आया 18,500 किस मद में?
आमदनी हुई मेरी इस वजह से। अब बंदा आने जाने के तरीके से सोचेगा उधर में सर्विस इनकम गई कैसे, सर्विस तो गई समझ में आता है, आमदनी चली कैसे गई, आमदनी तो आई नहीं बेटा, आमदनी नहीं आई, कैश आया। और क्यों आया, क्योंकि तुमने कोई सर्विस रेंडर की थी, लेकिन आने जाने के तरीके से नहीं सोचो, सिर्फ कैश को सोचो आने जाने के तरीके से कि कैश आया, कैश डेबिट, ठीक है। उसके वजह क्या थी, सर्विस इनकम क्रेडिट। क्लियर है? फिर तेरा जो जैन की एक और एंट्री है, पेड द अकाउंट्स पेबल ऑन ऑफिस सप्लाईज, जो ओके इसमें अमाउंट नहीं लिखी हुई लेकिन रेफरेंस दिया हुआ है कि ये जो आपका अकाउंट्स पेबल था ना 4 जनवरी का, वो पे बैक कर दिया, तो आप खुद ही सोच लो अमाउंट क्या होगी, 17,600। इसी तरह आगे जाके कोई नोट पेबल की अमाउंट भी आ सकती है, पेड द नोट पेबल, तो नोट पेबल की आप ऊपर जाके अमाउंट ढूंढोगे, वो कितनी थी, $20,000, क्योंकि 80,000 की चीज खरीदी थी, 60,000 दे देते, 20,000 बचा था, तो नोट पेबल की अमाउंट वापस कर दिया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो $20,000 और उसका इंटरेस्ट 9%, 1800, तो टोटल कैश उस केस में जाएगा जब वो अगर बाद में अगर इस तरह की अमाउंट आती है तो वो उसके कैश के साथ, वो उसके इंटरेस्ट के साथ जितना अमाउंट जाता वो 20,000 प्लस 1800, 21,800 कैश क्रेडिट हो जाता, और उसके बदले नोट पेबल डेबिट होता 20,000 से, और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट होता $1800 से। तो तीन लाइनों वाली भी तो एंट्री हो सकती है ना, अरे 3 लाइनों क्या 6 लाइनों वाली एंट्री भी हो सकती है भाई। मतलब क्या, मोटर व्हीकल, कैश, बैंक, 3 चीजें, मोटर व्हीकल $5,000 की, कैश $500 और बैंक में $10,000, ये इन्वेस्टमेंट टोटल ओनर ने किए, तो $15,500 से कैपिटल क्रेडिट। क्लियर है? ये भी हो सकती है, डेबिट कॉलम है और ये क्रेडिट कॉलम है, सही है। तो बस ये बराबर होना चाहिए डेबिट्स का टोटल क्रेडिट का। तो फिर बीच में पेड वेजेस टू इट्स एम्प्लॉइज, बिजनेस ने पे किए वेजेस टू इट्स एम्प्लॉइज फॉर फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जनवरी, 2 हफ्तों की वेजेस पे की, कितनी, 19,100, तो एक्चुअली वेजेस एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट, आपको कैश क्रेडिट लिखना है, आप कैश क्रेडिट लिखते बस। 18 जनवरी प्रोवाइडेड 54,100 वर्थ ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर्स, सर्विसेज दी 54,100 की, दे पेड 32,900, और बाकी उन्होंने प्रॉमिस किया बाद में पे करेंगे। सर्विसेज कितने की दी, सर्विस इनकम, उसके बदले कैश कितना आया, तो इन दो का जो डिफरेंस है वो डेबिट जो है वो क्या है मेरा, रिसीवेबल है। रिसीवेबल कितना बना, 21,200। जब भी कभी इस तरह से हो ना तो फिगर्स को देखो, 900 है ना, 32,900 है, तो 100 बढ़ा दो तो 33,000 हो गया, और वहां भी 100 बढ़ा दो तो 54,200, तो 54,000 में से 33 माइनस करना आसान होता है। अच्छा जी, तो समझ में आ गया। रिसीव्ड 15,300 फ्रॉम कस्टमर्स, कौन सी सर्विस की, जो 18 जनवरी को सर्विस दी थी, या 18 जनवरी को जो सर्विस दी थी ना, उसमें से जो अमाउंट बचा था वो भी अभी सारे का सारा रिसीव नहीं हुआ, उसमें से 15,300 रिसीव हुए, तो 15,300 से काट लो पर्ची, ठीक है यार, रिसीव तो हुए ना, तो कैश डेबिट 15,300, और 15,300 से क्या क्रेडिट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि ये हमें रिसीव करना था, तो ये खाते, इसी खाते में से रिसीव हुआ है ना, तो इसी को आप क्रेडिट करोगे ताकि यही कम हो, ठीक है। 21,200 में से 15,300 माइनस होंगे, तो अब जो बचेगा वो बचेगा बाद में रिसीव होगा, ये नहीं कि उसको आपने कहीं लिख दिया, अब उसको आप अलग से रिसीवेबल लिख रहे हो, लिखो मत, वो पहले से रिसीवेबल लिखा हुआ है। 21,200 लेना था, रिसीवेबल डेबिट हुआ, फिर 15,300 ले चुके, रिसीवेबल क्रेडिट हुआ, तो 21,200 माइनस 15,300 जो नेट इफेक्ट बचेगा आपको अभी यहाँ पर कहीं लिखना नहीं है, वो खुद ही अकाउंटिंग के अंदर एडजस्ट होता रहेगा। फिर रिसीव 4,000 एज एन एडवांस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स ने हमें एडवांस पेमेंट्स किए 4,000, क्या सूरत है, पैसा क्या हुआ है, आया गया है, कस्टमर ने पेमेंट्स दी है ना, तो कैश तो आया है। 4,000 से क्रेडिट क्या होगा, सेल्स थोड़ी कर दी हमने, आमदनी थोड़ी है हमारी, सर्विस इनकम थोड़ी है हमारी, क्या है ये हमारी लाइबिलिटी है, क्या ये, इस लाइबिलिटी का किस नाम से लिखेंगे, लेकिन आप बताओगे नाम ध्यान में आ रहा है, पहले तो बताओ ये लाइबिलिटी क्यों है। अभी यस हमारे सर पे ऑब्लिगेशन है कि हमें उन्हें सर्विस देनी है या गुड्स देने, जो भी गुड्स या सर्विसेज से सेटल करना है,
ये हमारे कैश डेबिट हो गया। अब आप कहोगे गुड्स पेबल या सर्विस पेबल, नहीं, सर्विस और गुड्स पेबल मत लिखना, हमें नहीं पता हमें क्या देना है उसको, तो आप लिख दोगे कस्टमर एडवांसेस। कस्टमर एडवांसेस क्या होती है, नेचर क्या है इसकी, लाइबिलिटी है। ये कौन सा हेड ऑफ अकाउंट में आता है, कस्टमर एडवांस, कि कस्टमर से जो एडवांस पैसा रिसीव हो लाइबिलिटी है। आप एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हो, आपके मिसाल के तौर पे 80,000 कस्टमर्स हैं, उन 80,000 के 80,000 कस्टमर्स ने 100 रुपए का बैलेंस डलवाया, तो आपके पास टोटल कितने रुपए आए, 80 लाख रुपए आ गए, 8 मिलियन रुपीज आ गए आपके पास। ये जो 8 मिलियन रुपीज आए ना, उन्होंने प्रीपेड बैलेंस डलवाया है, तो ये आपके पास एक तरह से एडवांस आए कस्टमर से। तो आप कहोगे 8 मिलियन डेबिट हुआ है मेरे पास, और उसके बदले क्रेडिट क्या हुआ है, कोई सर्विस दे थोड़ी दी है, कंज्यूम थोड़ी हो गया, कस्टमर ने यूज थोड़ी कर लिया हो बैलेंस, तभी कस्टमर एडवांसेस से, या कस्टमर प्रीपेड लिख सकता हूं उसको। लेकिन प्रीपेड इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आप प्रीपेड ढूंढ रहे हो कि प्रीपेड जहां भी आ जाता है वो एसेट होता है। जी नहीं बेटा, प्रीपेड जहां भी आ जाता है एसेट नहीं होता, प्रीपेड जब डेबिट में आता है तब एसेट होता है। सही है, अच्छा चलो समझ में आ गई ना ये बात। आप एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, आपने कस्टमर से पैसे लिए, कौन कस्टमर, जो आपकी सर्विस को यूज करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए उनका जमा करा हुआ जितना भी प्रीपेड बैलेंस उन्होंने अपने पास भरवाया अपने नंबर्स में, वो सारा पैसा आपके पास आया, तो वो पैसा जो आपके पास आया वो एडवांस में आपके पास अमाउंट मौसूल हुई है, वो कंज्यूम होना बाकी है अभी। और जैसे जैसे कस्टमर्स यूज करते चले आएंगे तो वो आपकी अर्न होती चली जाएगी। अभी ये आपकी अर्नड नहीं है, ये अभी आपके अर्नड नहीं है। आप इसका एक और नाम भी सोच सकते थे, कस्टमर एडवांस की जगह आप इसको अनअर्नड इनकम भी लिख सकते थे। कस्टमर एडवांसेस की जगह आप चाहते तो इसको अनअर्नड इनकम भी लिख सकते थे, कि ये कैश तो आ गया लेकिन ये अनअर्नड है। अनअर्नड इनकम का मतलब, अनअर्नड इनकम की नेचर क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। इनकम के नाम से घबराना मत, इनकम, ये कह रहे हैं, ये खुद लिख रहे हैं कि इनकम नहीं है, तो उसका आप इनकम क्यों कहोगे, खुद ही कह रहा है अर्न नहीं हुई इनकम, तो वो तो इनकम नहीं कहलाई ना, वो लाइबिलिटी हुई, ठीक है। अच्छा, पेड वेजेस टू एम्प्लॉयज फॉर 3rd 4th वीक ऑफ जनवरी, फिर एम्प्लॉयज को दोबारा वेजेस पे की जनवरी की मजीद 2 हफ्तों की $19,100 की, ठीक है, कर दी ना पे, तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। पेड $5,000 एज डिविडेंड्स। डिविडेंड क्या होता है, शेयर होल्डर जो को कंपनी से जो प्रॉफिट जाता है ना, वो डिविडेंड कहलाता है। आप कंपनी के डायरेक्टर्स हो, शेयर होल्डर्स कंपनी में आगे नहीं बैठेंगे, आप डायरेक्टर डिसाइड करेगा कि इस साल कंपनी के प्रॉफिट में से कितना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे देना है। तो जो डिविडेंड आपने इस साल कितना दिया, $5,000 दिया, हाँ $5,000 डिविडेंड दिया ना, तो टोटल तमाम शेयर होल्डर्स को $5,000 तक का डिविडेंड दिया। ये नहीं कि पर शेयर पे नहीं है, टोटल सारे को मिला के। तो हो सकता है पर शेयर $1 का डिविडेंड हो, और क्योंकि 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे तो मल्टीप्लाई किया 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स से, तो $5,000 बना। जरूरी है, $5,000 से क्या क्रेडिट, कैश क्रेडिट, डिविडेंड नहीं। और बैंक से दो यार, क्या एक एक को जाके कैश दोगे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बैंक क्रेडिट $5,000 से, और $5,000 से जो बैंक क्रेडिट हुआ है वो क्यों हुआ है, डेबिट क्या है, लिख दो चलो तुम डिविडेंड। ड्राइंग्स लिखना चाह रहे हो कह सकते हो, लेकिन ये कंपनी नहीं है, कंपनी में ड्रॉ नहीं करता ओनर आके, तो इसको तुम डिविडेंड लिख दो अभी। ऑल्दो यहाँ पर डिविडेंड का लफ्ज नहीं आना है, यहाँ पर क्या आना है वो बाद में बताया जा सकता है, लेकिन अभी तुम डिविडेंड लिख दो, ठीक है। इसके बाद वरना एक और वर्ड में लगवा देता, डिविडेंड पेबल, ठीक है, या तो डिविडेंड पेबल लगवाता, यहाँ पर यहाँ रिटेन अर्निंग लिखता, लेकिन वो अभी से बहुत आगे की बातें हैं, तो आप डिविडेंड भी लिख दो चलेगा। 31 जनवरी को रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, महीने की आखिरी तारीख है ना, दबा एंट्रीज आ वो ट्रांजेक्शन हो रही। रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2470, वाओ, इसका मतलब क्या है, रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ बिल, रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब पे नहीं किया है, रिसीव किया है बिल अभी। तो 2470 से आप कहोगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, और उसके बदले क्रेडिट क्या है, कैश नहीं गया है, इलेक्ट्रिसिटी पेबल। पेबल एक बहुत अच्छा लफ्ज है, लगा दो किसी के साथ भी, मतलब दे देता है अपना। पे नहीं किया ना अभी, सिर्फ बिल रिसीव किया है। बिल रिसीव होने से पता चल गया कि भाई एक्सपेंस हुआ है हमारा, ठीक है।
रिसीव टेलीफोन बिल 1494, अगेन टेलीफोन बिल एक्सपेंस डेबिट और टेलीफोन बिल पेबल क्रेडिट, या इन दोनों की यूटिलिटीज के नाम से लिख सकते हो, ऊपर भी यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटी पेबल क्रेडिट, नीचे भी यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटी पेबल क्रेडिट, लेकिन फिर फर्क नहीं कर पाएंगे हम कि कौन सा किसका बिल है। फिर क्या है यहाँ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मतलब दीगर दूसरे छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, टी बॉय को टिप दे दी और कुछ जो है ना थैलियाँ मंगवा लिया ऑफिस के लिए, ये मंगवा लिया वो मंगवा लिया, ये मिसलेनियस एक्सपेंस, चंदा दे दिया, सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट मतलब मिक्स्ड, और क्रेडिट क्योंकि पे कर दिया तो कैश क्रेडिट 3470।